हिसाब से इन सारे रिएक्शंस में जितने भी रिएक्शंस मैंने पढ़ाए हैं अभी तक फ्री रेडिकल में, हैलोजिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है हैलोजिनेशन। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर अल्केन से रिएक्शन शुरू करना है तो हैलोजिनेशन आता ही आता है। कभी भी अल्केन का कन्वर्जन कराना है किसी दूसरे कंपाउंड में, हैलोजिनेशन स्टार्टिंग मटेरियल आराम से सोचा जा सकता है। क्योंकि तुम लोग एनसीईआरटी उठा के देखना, आज ये काम करना कि अभी क्लास 11th का एनसीईआरटी उठा के देखना, सेकेंड लास्ट टॉपिक जिसमें हाइड्रोकार्बन पढ़ाया गया है। तो हाइड्रोकार्बन में जो अल्केन का टॉपिक है, अल्केन के प्रिपरेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, बट अल्केन के रिएक्शंस के बहुत गिने चुने मेथड्स हैं। अल्केन के रिएक्शंस बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। हेलोजिनेशन सबसे स्टैंडर्ड रिएक्शन है जिसको हम लोग आराम से कहीं भी करा सकते हैं, बट उसके अलावा ऑक्सीडेशन है, कंबशन है, ये सब कुछ दो चार रिएक्शंस है। अल्केन के केस में, अल्केन में रिएक्शन होता है बट अल्केन में नहीं होता। तो अगर अल्केन में रिएक्शंस नहीं हो रहे तो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि हम लोग ज्यादा कुछ कर पाए, तो वहां फिर आके हम लोगों को हेलोजिनेशन वाले पार्ट पे आना पड़ता है। तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मेरे हिसाब से, जैसा हम परसीव करते हैं। अगर सीक्वेंशियल रिएक्शन है कहीं भी, सीक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, सी से डी बन रहा है, आगे बनाएंगे हम लोग बहुत सारी चीजें बनाएंगे। अगर सीक्वेंशियल रिएक्शन है तो एक सीक्वेंशियल रिएक्शन के अंदर ऑलमोस्ट 25% केसेस में एक ना एक रिएक्शन हेलोजिनेशन होगा। ऑलमोस्ट फिक्स है, मतलब 25% चांस है कि हेलोजिनेशन रिएक्शन होना ही होना है। और जो लिसिस रिएक्शन 25% केसेस में होना ही होना है। ये सब कुछ स्टैंडर्ड सिचुएशंस है जो हमेशा होते ही होते हैं, जो हम लोग आराम से करके डिस्कस करेंगे। बट स्टिल अदरवाइज अगर किसी को कोई और डाउट है किसी पॉइंट में तो पहले पूछ लो, और अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आई का लेक्चर शुरू कर सकते हैं, लेक्चर नंबर 5 से। आज हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाले पार्ट में पहले कौन सा रिएक्शन देख ले? चलो पहले हंस का रिएक्शन देख लेते हैं। थोड़ा ऑलमोस्ट रिलेटेबल एग्जांपल है, जैसा लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था एग्जैक्टली। तो हम लोग उस चीज को ही कंसिडर कर लेते हैं। कोई लोग इसका और भी नाम सुना होगा, एक और नाम यहाँ आता है हंस-डिकर बोरोडीन रिएक्शन। वो एक पर्टिकुलर केस में आता है, बट अदरवाइज वो नाम हम लोग यूज नहीं करेंगे। हम लोग हंस-डिकर रिएक्शन के नाम से ही जानेंगे, क्योंकि वैसे ही नाम याद रखना बहुत मुश्किल है। नॉर्मली जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन कर रहे थे, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लिया था इसमें पोल्स इलेक्ट्रोलिसिस में, बट इसका सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लिया था। अगर हम लोग सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट का अगर सिल्वर सॉल्ट लें, RCOOAg, और इसके साथ रिएक्शन कराते वक्त हम लोग अगर X2 का रिएक्शन कराए, X2 का मतलब हम लोग हेलोजन का रिएक्शन कराए इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब CCl4 एक मीडियम के जैसा बिहेव करेगा। एक चीज तो देख के मालूम पड़ रहा है कि CCl4 वाला पार्ट नॉन पोलर मीडियम है, चारों के चारों क्लोरीन अटैच्ड है, नॉन पोलर मीडियम। साथ ही साथ इसका, तुम लोग हाइड्रोलिसिस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है अभी तक? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा है, हाइड्रोलिसिस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कोई बोल ही नहीं रहा। सोल्वोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, सिलिकेट्स के स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ या ना, कुछ तो जवाब दो। हाँ सर, ना सर। सर एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं शुरू से? नहीं नहीं रिपीट करेंगे, लेट आने में तुम्हारी अब प्रॉब्लम है। बताओ भाई, सिलिकेट्स में हाइड्रोलिसिस वर्ड पढ़ा है कोई? कुछ बोल ही नहीं रहा। चलो, तो खैर अब मैं छोटा सा पॉइंट बोल देते हैं। कार्बन का ऑक्टेट पूरा है और आजू बाजू काफी ज्यादा बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, तो ऐसे केस में ये कंपाउंड नॉर्मली रिएक्शन नहीं करना चाहेगा। तो एक तो नॉन पोलर मीडियम है, साथ ही साथ इनर्ट मीडियम है। ये दोनों के दोनों सिचुएशंस है, नॉन पोलर एंड इनर्ट मीडियम। तो CCl4 यहाँ पे एज अ मीडियम हम लोग यूज कर रहे हैं, नॉन पोलर मीडियम एज अ इनर्ट मीडियम, इस तरीके से काम कर रहे हैं। और उसके अलावा फिर हम लोग हीटिंग यूज करके काम करते हैं, मतलब X2 के साथ CCl4 एज अ मीडियम प्रेजेंट होना चाहिए और हम लोग हीटिंग यूज करके काम करेंगे। तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली अगर किसी रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको हम लोग प्रिपरेशन ऑफ दैट कंपाउंड बोल सकते हैं, मतलब प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएक्शन बोल सकते हैं। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, पुराने वाले में। नए वाले में जहां तक हमको ध्यान है कि नहीं दे रखा, बट क्योंकि पुराने वाले में दे रखा है तो ये रिएक्शन अपने काम का है। अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट का रिएक्शन हैलोजन के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 और थोड़ा हीट देना पड़ेगा, तो हम लोगों को अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन मिलेगा। अल्काइल हैलाइड के साथ साथ हम लोगों को AgBr का फॉर्मेशन मिलता है, और साथ ही साथ हम लोगों का CO2 वाला पार्ट बाहर निकल के जा रहा होता है। अब कैसे CO2 बाहर निकल के जा रहा होता है, कैसे, सॉरी AgBr नहीं, AgX का फॉर्मेशन मिलेगा।
कैसे AgX मिलेगा, ये सारी चीजें हम लोग आराम से डिस्कस कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा कंडीशन बस ध्यान रखना होता है, X वाला पार्ट आइदर क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन नहीं हो सकता, फ्लोरीन भी नहीं हो सकता। क्यों आयोडीन नहीं हो सकता, उसके पीछे एक रीजन है, और फ्लोरीन क्यों नहीं सकता, उसके पीछे भी एक रीजन है। इनफैक्ट एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, हम लोग अल्काइल फ्लोराइड और अल्काइल आयोडाइड आसानी से नहीं बना सकते। क्लोरीन ब्रोमीन बना सकते हैं, बट फ्लोराइड एंड आयोडाइड दोनों में से कुछ भी आसानी से नहीं बना सकते। तो अगर ये दोनों बनाना है तो हम लोग पहले अल्काइल क्लोराइड बनाते हैं या अल्काइल ब्रोमाइड बनाते हैं, और उसके बाद हम लोग हैलोजन एक्सचेंज मेथड यूज करते हैं। हैलोजन एक्सचेंज मेथड का मतलब हो गया, अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे अल्काइल हाइड वाले पार्ट में, एक रिएक्शन होता है स्वार्ज रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन होता है फिंकलस्टाइन रिएक्शन। ये दोनों के दोनों रिएक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं। बट ये एक छोटा सा जनरल पॉइंट अभी के लिए ध्यान रखना, अल्काइल फ्लोराइड और अल्काइल आयोडाइड दोनों नहीं बन सकता आसानी से। बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं बोल रहे कि इम्पॉसिबल है, बट बनाना मुश्किल होता है। तो इसलिए ये दोनों ना बना के हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन अटैच करते हैं, और फिर उसके बाद क्लोरीन को फ्लोरीन से या क्लोरीन को आयोडीन से रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, सेम टाइप से ब्रोमीन को भी रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन याद रखना, हम लोगों का एक्स वाला पार्ट क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा, ऐसा हम लोग याद रख के चलेंगे। सबसे पहला चीज, आयोडीन क्यों नहीं होगा उसके पीछे एक रीजन है, फ्लोरीन क्यों नहीं होगा उसके पीछे भी हम लोग रीजन कंसिडर करेंगे। बाकी इसका जो मैकेनिज्म है वो इस तरीके से नॉर्मली कंसिडर कर सकते हैं कि हम लोगों का जब अब सिल्वर सॉल्ट लेके चलेंगे RCOAG, ये पार्ट अगर X2 के साथ कंबाइन करेगा तो एक चीज हम लोग को मालूम है कि AgX वाला पार्ट प्रेसिपिटेट करने के मोड में होता है। तो अगर Ag वाला पार्ट X के साथ कंबाइन करने की कोशिश करेगा तो सिंपली हम लोगों के प्रोडक्ट वाले पार्ट में AgX प्रेसिपिटेट करेगा। जो प्रेसिपिटेट करके हटना है वो तो चलो हट गया, बट अगर मान लो ऐसा सोचे कि AgX प्रेसिपिटेट कर रहा है, तो अपने X2 में हम लोगों को X माइनस चाहिए और X प्लस बचेगा। Ag प्लस के साथ X माइनस वाला पार्ट जाएगा, X प्लस बचेगा, और सिंस RCOOAG में Ag प्लस हट रहा, तो एक तरफ से प्लस हट रहा है, एक तरफ से प्लस बन रहा, तो इसी के साथ पैरेलल में एक और प्रोडक्ट बनता है। जैसे ही Ag हटता है तो हम लोग के प्रोडक्ट वाले पार्ट में ऑक्सीजन के साथ हेलोजन वाला पार्ट अटैच होकर के ये पूरा कंपाउंड का फॉर्मेशन कराता है, मतलब RCOOX का फॉर्मेशन कराता है। और ये जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, यही प्रोडक्ट एक्चुअल में फ्री रेडिकल को थोड़ा सपोर्ट करता है। अगर हम लोग के रिएक्शन वाले पार्ट में RCOOX वाले पार्ट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्शन, जैसे तुम लोग सुन रखो कि पेरोक्साइड बॉन्ड काफी वीक नेचर का होता है, तो पेरोक्साइड बॉन्ड वाले पार्ट में हम लोग के ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, दूसरे ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, मतलब लोन पेयर रिपल्शन बहुत हाई है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी वीक नेचर का होता है। तो अगर लोन पेयर रिपल्शन हाई है तो उस केस में बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी वीक नेचर का होता है। ये चीज हम लोगों के बाकी पार्ट में वैलिड होता है, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन तो एग्जिस्ट कर रहा है। ऑल्दो बैक बॉन्डिंग का भी केस है, लेकिन एक छोटा सा लिमिटेशन है, बैक बॉन्डिंग से ज्यादा बेटर यहाँ पे हम लोग को एक तरफ रेजोनेंस मिल रहा है, तो इसलिए बैक बॉन्डिंग उतना इफेक्टिव नहीं है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ा पुअर नेचर का है। इस वजह से अगर हम लोग हीटिंग करेंगे तो हीटिंग करने पे हम लोगों का ये बॉन्ड ब्रेक करना शुरू करता है, और जब ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा होता है तो उस केस में क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के हैं तो होमोलिटिक फिजन होगा, और अगर होमोलिटिक फिजन होगा मतलब ऑक्सीजन के ऊपर एक रेडिकल बनेगा और एक्स के ऊपर एक रेडिकल बनेगा, ऐसा हम लोग आराम से सोच सकते हैं। यहाँ तक का प्रोसेस अपना बना, फिर उसके बाद ऐसा हो सकता है जैसे मान लो कि इस तरह के 2 स्पीसीज होते हैं, तो 2 रेडिकल बनता, 2 एक्स रेडिकल बनता, दोनों एक्स रेडिकल आपस में कंबाइन करके X2 में कन्वर्ट होता। तो एक्स रेडिकल अपने लिए ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। एक्स रेडिकल अगर बनता भी है तो डेफिनेटली एक्स रेडिकल वाला पार्ट वापस से अपने आप को खत्म करके X2 में कन्वर्ट होगा, वो रिएक्शन में फिर से पार्टिसिपेट करके अपने आप को खत्म कराता जाएगा। तो एक्स रेडिकल अपने कंसर्न का चीज नहीं है, कंसर्न का पार्ट, या कंसर्न से नहीं, रिलेवेंट चीज नहीं है बेसिकली। रिलेवेंट चीज ये पार्ट है जो हम लोग लास्ट क्लास में बनाए थे। अगर तुम लोग को याद होगा ये कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस, तो अपने रिएक्शन में RC डबल बॉन्ड O के साथ ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल है, और हीटिंग तो हम लोग दे ही रहे हैं, तो इस केस में हम लोगों का जो लास्ट क्लास में स्टेप हुआ था, अब उस चीज को बस रिपीट कर रहा हूँ कि रेजोनेंस हो सकता है आराम से, बट रेजोनेंस होने के साथ साथ आराम से रेडिकल वाला पार्ट भी कॉम्बिनेशन में जा सकता है। तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में R रेडिकल बनेगा और साथ ही साथ CO2 वाला पार्ट लिबरेट हो गया। तो इस पूरे स्टेप में CO2 लिबरेट होकर के बाहर चला गया, एक प्रोसेस, R रेडिकल वाला पार्ट बन गया, दूसरा प्रोसेस,
अब हम लोगों को इस पूरे स्टेप में AgX मिल चुका है, CO2 मिल चुका है, और अपने पास प्रोडक्ट में बचता ही क्या है, RX, AgX और CO2 वाला पार्ट। तो इन पूरे पार्ट में दो चीजें तो मिल चुकी है, बचा अपने पास RX वाला पार्ट। दो काम कर सकते हैं हम लोग, आइदर हम लोग R रेडिकल वाले पार्ट को X2 के साथ कंबाइन कर ले, एक ये तरीका हो सकता है, आगे जाके मालूम पड़ेगा ये तरीका पॉसिबल है, बट अभी के लिए हम प्रोसेस को बहुत सिंपल रख रहे हैं कि हम लोगों का जो R रेडिकल वाला पार्ट है वो अपने X रेडिकल के साथ कंबाइन करे, जो यहाँ पे बना था। अगर वो X2 के फॉर्मेट में खत्म नहीं हुआ, ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो बनता ही रहेगा। तो अगर R रेडिकल X रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा तो यहाँ से RX बनाएगा। ये ज्यादा सिंपलिस्टिक अप्रोच है जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने अल्काइल रेड के फॉर्मेशन के लिए। तो इस पूरे स्टेप में पहले AgX प्रेसिपिटेट किया, फिर उसके बाद हीटिंग होने की वजह से होमोलिटिक फ्यूजन हुआ, रेडिकल बना। जो ऑक्सीजन रेडिकल बना वो CO2 को हटाया और R रेडिकल बनाया। जो R रेडिकल बना वो इसी प्रोसेस में बने हुए X रेडिकल के साथ कंबाइन करके अल्काइल हाइड का फॉर्मेशन किया। ये पूरा मैकेनिज्म है जो हम लोग कंसिडर किया करते हैं। ऑल्दो ये मैकेनिज्म अपने किसी काम का नहीं है, मेरे हिसाब से पर्सनली देखा जाए तो काम का नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में दे भी नहीं रखा है रिएक्शन, तो इसका मैकेनिज्म तो बिल्कुल काम का नहीं होना चाहिए। बट रिएक्शन काम का है, रिएक्शन आसानी से दिया हुआ रहेगा। रिएक्शन के बारे में ये भी पूछा जाएगा कि रिएक्शन रेडिकल के थ्रू अप्रोच करता है, कार्बोकैटायन के थ्रू अप्रोच करता है, कार्बोनायन के थ्रू अप्रोच करता है, कोई नया इंटरमीडिएट डाल दिया जाएगा उसके थ्रू अप्रोच करता है। ये सब सवाल आराम से पूछे जा सकते हैं। बट ये पॉइंट ध्यान रखने के अलावा एक चीज एक्स्ट्रा ध्यान रखना होता है जो हम लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि हम लोगों का जो F रेडिकल है, जो हम लोगों का I रेडिकल है, ये सब चीजें अपने काम की क्यों नहीं हो सकती, हैलोजन केवल क्लोरीन और ब्रोमीन ही क्यों होने वाला है। ये दो पॉइंट्स हम लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो इस पर्टिकुलर स्टेप के ऊपर वैलिड है कि अगर हम लोगों का R रेडिकल बन रहा और हैलोजन रेडिकल बन रहा, तो एक प्रॉब्लम है रिएक्टेंट के साथ कि हम लोगों के R रेडिकल के साथ कॉम्बिनेशन करने के लिए X रेडिकल के अलावा ऑक्सीजन रेडिकल भी है, जो हम लोगों का लास्ट क्लास में बाई प्रोडक्ट बना था। तो हम लोगों का बाई प्रोडक्ट वाला पार्ट भी एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसा हमने को मालूम है। तो यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, नीचे भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब ये दोनों में से जो भी कॉम्बिनेशन हो जाए उसके हिसाब से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हम लोग ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो कि हम लोगों का ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन हो जाए। तो आयोडीन के केस में यही होता है कि आयोडीन के केस में हम लोगों का ऑक्सीजन रेडिकल वाला जो पार्ट है वही कंबाइन कर जाता है कार्बन चेन के साथ, उसके हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये हम लोग का एक बेसिक पार्ट है जो हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है, थोड़ा कॉल रिसीव करते हैं। हाँ चलो ध्यान दो। तो जैसे हम लोगों का एक तो ये पार्ट है कि अगर हम लोग आयोडीन रेडिकल लेके चलते हैं तो आयोडीन के केस में रिएक्टिविटी बहुत पुअर होता है। ये एक छोटा सा पॉइंट याद रखना, ये आज हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। क्लोरीन रेडिकल, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब में आयोडीन का रिएक्टिविटी बहुत लो होता है। तो अगर आयोडीन का रिएक्टिविटी लो है तो ये जो हेलोजन वाला पार्ट है वो जिस स्टेप में कार्बन के साथ कंबाइन करना चाहेगा उसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव है, ये कॉम्बिनेशन में ज्यादा जल्दी जाना चाहेगा। तो अगर एक्स वाला पार्ट आयोडीन हो गया तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है कि आयोडीन वाला जो पार्ट है ये पार्ट कंबाइन ना करके कार्बन चेन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और आराम से एक ईस्टर का फॉर्मेशन करेगा। ये हम लोग को चाहिए नहीं। तो एक तो ये छोटा सा फैक्टर है जो अपने लिए काफी मैटर करता है कि हम लोगों के इस रिएक्शन में अगर एक्स वाला पार्ट आयोडीन हुआ तो रिएक्टिविटी लो होने की वजह से ईस्टर विल बी द मेजर प्रोडक्ट। एक छोटा सा पॉइंट ये अपने को ध्यान रखना होता है। और उसी चीज को हम लोग हंस-डीकर बोरोडीन रिएक्शन बोलते हैं, मतलब उसका नाम थोड़ा चेंज हो जाता है बट ये नाम अपने लिए बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है। बस सुन लो, मेरे हिसाब से अगर याद रहा तो ठीक है, नहीं याद रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आयोडीन के केस में उसको हम लोग ऐसा रिएक्शन बोल देते हैं। और फ्लोरीन के केस में रेडिकल बनाना बहुत मुश्किल काम है। फ्लोरीन के केस में इनफैक्ट यही स्टेप होना सबसे मुश्किल काम है। यहाँ पे ये प्रोसेस नहीं हो पाता है क्योंकि एक्स के ऊपर प्लस चार्ज बनना सबसे डिफिकल्ट पार्ट है।
तो ये पहला स्टेप अगर नहीं हो पाएगा तो आगे का स्टेप कहाँ से हो पाएगा? तो इसीलिए एक्स वाला पार्ट फ्लोरीन नहीं हो सकता क्योंकि पहला स्टेप नहीं हो पाएगा। आयोडीन नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट स्टेप पॉसिबल नहीं हो पाता है ड्यू टू लोअर रिएक्टिविटी ऑफ आयोडीन। ये छोटा सा पॉइंट अपने को ध्यान रखना होता है। तो हम एक छोटा सा स्टेटमेंट यहाँ लिख देते हैं, ज्यादा बेटर होगा। ये रिएक्टिविटी के टर्म में लिख रहा है, ज्यादा अच्छा है। ये पॉइंट ध्यान रखने का है, ड्यू टू वेरी लो reactivity of iodine, ester is formed as the major product. यहाँ पे हम लोगों का अल्काइल हैलाइड बनने के टेंडेंसी में रहता है, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं बन रहा, बट मेजर प्रोडक्ट में अल्काइल हैलाइड निकल के नहीं आता, हम लोग का हमेशा माइनर प्रोडक्ट निकल के आता है। ये एक छोटा सा पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना होता है। एक छोटा सा बेसिक चीज है जो मेरे हिसाब से याद रख सकते हैं, अदरवाइज इसमें ज्यादा कुछ ऐसा पॉइंट नहीं होता है जिसको हम लोग डिस्कशन में यूज कर सकते हैं। हाँ, ये है कि हम लोग इसको और जो हम लोगों का ये है कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस है, उन दोनों को कंबाइन करके एक जनरल पॉइंट नोट कर सकते हैं हम लोग, और ये पॉइंट दोनों जगह के लिए वैलिड है। इनफैक्ट जो हम लोग आर रेडिकल बना रहे हैं, ये आर रेडिकल वाला पार्ट जब हम लोग कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे थे तो दूसरे आर रेडिकल के साथ कंबाइन करके कार्बन चेन बना रहा था। यहाँ पे आर रेडिकल वाला पार्ट एक्स रेडिकल के साथ कंबाइन करके आर एक्स बना रहा है। इन दोनों केसेस में आर रेडिकल भी मैटर कर रहा है कि आर रेडिकल भी एग्जिस्ट करेगा, आर रेडिकल भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो आर रेडिकल के स्टेबिलिटी के ऊपर भी एक छोटा सा पॉइंट आता है जो अपने को थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर आर रेडिकल का स्टेबिलिटी बढ़ा तो आर रेडिकल वाला पार्ट फिर हमेशा ईस्टर के फॉर्मेशन में जाना शुरू करता है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आर रेडिकल का स्टेबिलिटी बढ़ा तो जो ईस्टर का अमाउंट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन रेडिकल ठीक ठीक रिएक्टिविटी का है। तो अगर ठीक ठीक रिएक्टिविटी का है तो उसको थोड़ा लेस रिएक्टिव स्पीसीज भी मिलेगा तो अपना रिएक्शन करना चाहेगा। इसलिए छोटा सा पॉइंट हम लोग को ये दोनों रिएक्शन से एसोसिएटेड फॉर्म में रख सकते हैं मेरे हिसाब से, एज द स्टेबिलिटी। ऑल्दो इसका बहुत सिंपल थ्योरेटिकल पॉइंट है जो अभी के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब इसको आप बहुत ज्यादा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में नहीं डाल सकते, छोटा छोटा पॉइंट्स है, इन सबको याद रखो ताकि अगर सिंगल करेक्ट ऑप्शन में ये चीज पूछा, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट पूछा तो इस चीज का जवाब दे पाए। बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम लोग ध्यान रख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, एज द स्टेबिलिटी ऑफ आर रेडिकल इंक्रीजेस, ब्रैकेट में दोनों रिएक्शन लिख देते हैं, ज्यादा बेटर होगा। कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस and Hunsdike reaction, the formation of the amount of ester increases। जैसे जैसे आर रेडिकल का स्टेबिलिटी बढ़ेगा ईस्टर का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। ये छोटा सा पॉइंट अपने को ध्यान रखना होगा। अदरवाइज रिएक्शन मेरे हिसाब से बहुत ही बेसिक है, रिएक्शन वाले पार्ट में ज्यादा हम लोग डिस्कशन में कुछ पॉइंट नहीं रख सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से कुछ एक बेसिक पार्ट है जो हम लोग के अल्केन तक के एसोसिएशन से मोस्टली मतलब रखता है, और अल्केन हो गया, अल्काइल हाइड हो गया, इतने दूर तक का मोस्टली कवरेज होगा। ऑल्दो हम वर्कशीट नहीं दे पाए थे तो हम सजेशन क्या ही देंगे, हम चाहेंगे कि क्वेश्चन कर लो तुम लोग, ज्यादा बेटर है। अभी तक जितने भी रिएक्शंस पढ़ाए मैंने शुरू से लेकर के अभी तक के, उन सारे के सारे रिएक्शन से एसोसिएटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस का पार्ट होगा जो तुम लोग को ट्राई करना है। अगर कहीं पे कोई डिफिकल्टी आ रहा होगा तो उन सब क्वेश्चंस को आसानी से पूछते चले जा सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ट्राई करके देखो, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस के लिए बेसिकली, ताकि प्रोडक्ट कैसे बनता है ये चीज हम लोग आराम से ड्रॉ करना सीखना शुरू कर दे। एक बार प्रोडक्ट बनाने का तरीका मालूम शुरू हो गया तो फिर थोड़ा भारी भी सवाल होगा तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, भारी सवाल होगा तो भी सोच पाएंगे। बस उस स्टेटमेंट का ध्यान रखना, अगर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन एंड इंटरमोलिकुलर रिएक्शन दोनों की पॉसिबिलिटी है तो पहले इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कराएंगे तब जाके इंटरमोलिकुलर सोचेंगे। इस छोटे से पॉसिबिलिटी को थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना। क्वेश्चन ट्राई करके देखो, फाइंड द, हाँ बोलो सर। एक बार वो ऊपर में एकदम लिखे चलिए ना जहाँ पे सबसे पहला रिएक्शन लिखे थे। हाँ बोलो, ये या फिर और ऊपर? सर इससे ऊपर वाला ये सर यहाँ पे ये सर ये जो रिएक्शन में आप X2 लिखे हैं वो प्लस X2 नहीं लिखे, एरो पे क्यों लिखा है? दोनों में डिफरेंस है क्या?
अच्छा नहीं 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 नहीं, रिएक्शन लिखने का तरीका है, मतलब जो रिएक्शन हम लोग लिखते हैं ऐसा लिख सकते थे RCOAG और यहाँ पे H2, बट उसको लिखने का ये भी तरीका है कि आप एरो के ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा कन्वेंशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि एरो के ऊपर लिख दिया इसका मतलब वो भी रिएक्शन है, वो प्लस में अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे होता यस क्या सर। है ना, चलो ठीक है हम बता दे रहे हैं। मान लो ये पूरा स्टेप है, इसको ना हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम चीज है बस तरीका रिप्रेजेंटेशन का अलग है। पहले हम उसी क्वेश्चन को दे देते हैं, ज्यादा बेटर होगा। जैसे इस पूरे पार्ट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी। पहला रिप्रेजेंटेशन तो हम लोग को नोट डाउन नहीं करना है। पहला रिएक्शन ये हो गया कि RCOH वाला पार्ट AgOH के साथ कंबाइन किया, प्रोडक्ट P बना। फिर जो प्रोडक्ट P आया इसका रिएक्शन हम लोग H2 के साथ कराए इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। फिर उसके बाद कुछ Q प्रोडक्ट बनाए, या फिर चाहे तो यहीं पे हम लोग हीटिंग भी ऐड कर सकते हैं कि चलो यहाँ के साथ साथ हीटिंग भी ऐड कर दिया, तो H2 के साथ CCl4 ऐड कर दिया और Q बनाए। इस पूरे पार्ट को जहाँ पे दो स्टेप लिखे, इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा कन्वेंशन माना गया क्योंकि हमेशा सीक्वेंशियल रिएक्शन आएगा। तो जो हम लोग का स्टार्टिंग रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट वाले पार्ट में पहले स्टेप में हम लोगों ने AgOH के साथ रिएक्शन कराया, तो AgOH लिख दो। फिर दूसरे स्टेप में हम लोगों ने H2 के साथ रिएक्शन कराया, मीडियम प्रेजेंट है तो लिखो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ सकते हैं। और हम लोगों ने हीटिंग लास्ट स्टेप में किया था, तो ऐसा भी रिएक्शन लिख सकते हैं। तो इसलिए एक ना एक जनरल हैबिट बन जाता है कि एरो के ऊपर रिएक्शन लिख दो या एरो के ऊपर रिएजेंट लिख दो, क्योंकि अब बार बार ऐसे लिखते लिखते आदत सा पड़ जाता है, तो प्लस लिखने का आदत छूट ही जाता है। तो ये भी एक परसेप्शन हो सकता है। अब जैसे मान लो कि वही रिएक्शन था थोड़े से डिफरेंस के साथ, वहां पे मैंने बोला था कि सिल्वर सॉल्ट चाहिए, जबकि यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड खुद है। बट जब कार्बोक्सिलिक एसिड AgOH के साथ कंबाइन करेगा तो एसिड बेस रिएक्शन होगा। जब एसिड बेस रिएक्शन होगा तो फिर सॉल्ट बनेगा ही बनेगा, और सॉल्ट बनेगा तो इसका मतलब पहले रिएक्शन में प्रोडक्ट में RCOOAG का फॉर्मेशन होगा। फिर इसका रिएक्शन जब हम लोग X2 के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो इसके आगे का रिएक्शन हम लोग आराम से सोच सकते हैं। तो ये रिएक्शन को लिखने का एक तरीका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक परसेप्शन है जिसको हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं। और कोई डाउट है किसी को तो आराम से पूछ लो, और अगर डाउट नहीं है तो कुछ कुछ क्वेश्चंस वाले पार्ट पे वर्कआउट करते हैं। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन तो हम नहीं देंगे प्रेफरेबली, थोड़े ठीक ठीक टाइप के क्वेश्चन देना प्रेफर करेंगे, क्योंकि तुम लोगों को वर्स रिएक्शन का एक अच्छा आइडिया है। पहले सारे क्वेश्चंस नोट कर लो, उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट पे आएंगे। आज तुम लोगों का क्लास था क्या ऑफलाइन? नो सर। अच्छा, आज रिताम्बरा गायब है क्लास से, अश्मिता भी गायब है, जबकि अश्मिता ही बोली थी हाँ सर 9 बजे से कोई दिक्कत नहीं, क्लास में मजे से क्लास कर सकते हैं। सर हम हैं क्लास में। क्या बात कर रही है? अच्छा कल गायब थी तू? अच्छा हाँ आ गई है। कल कहाँ गायब थे? सर कल हम फोन ही चेक नहीं किए थे, आप क्लास ले लिए अचानक से तो। अचानक से थोड़ा नहीं लिए थे, हम तो बोले ही थे कि संडे को क्लास लेंगे, बता देंगे टाइम टेबल। सर कोई भी नेम्ड रिएक्शन में गैसेस को छोड़ के जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो सब मेन प्रोडक्ट ही है, मेजर कोई प्रोडक्ट कोई नहीं। भी कोई भी नेम्ड रिएक्शन में जैसे रिएक्शन के अंदर जो जो प्रोडक्ट मेंशन है गैसेस को छोड़ के बाकी सब मेजर प्रोडक्ट ही है। नहीं, मेजर प्रोडक्ट बोलने का सेंस हम लोग ना हमेशा कार्बन चेन से एसोसिएट करते हैं। अगर कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट है तो उसको प्रोडक्ट में काउंट करते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि बाकी प्रोडक्ट बराबर नहीं बन रहा, हो सकता है कि डबल बन रहा हो। जैसे लास्ट क्लास में अगर तुमको याद हो तो आर आर के साथ साथ 2NaOH बन रहा था और 2CO2 बन रहा था, है ना?
तो ज्यादा तो ये है, इन्हें ज्यादा है कार्बन चेन से, बट मेजर प्रोडक्ट हम लोग आर आर को बोल रहे हैं। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक परसेप्शन बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि अपने प्रोडक्ट का मतलब है कार्बन चेन से एसोसिएटेड प्रोडक्ट। रिएक्शन तब शुरू होगा जब कार्बन चेन इन्वॉल्व होगा या कार्बन चेन से एसोसिएटेड रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे। हो सकता है रिएक्शन बहुत पहले शुरू हो जाए, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट उससे हम लोग का मतलब नहीं है। जब तक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड अपने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया तब तक हम लोग स्टेप्स की काउंटिंग नहीं करते हैं। इस चीज को बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक कन्वेंशन मान लिया गया है, वहीं से चीजें शुरू करती है। तो अगर कार्बन चेन से एसोसिएटेड दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट है तब हम लोग माइनर और बहुत सारी चीजें बड़ी एसोसिएट कर सकते हैं, माइनर, सेकंड माइनर, मेजर। बट अगर कार्बन चेन नहीं है तो हाँ ठीक है, वो प्रोडक्ट है, अपने काम का नहीं है, उसको केमिस्ट्री में हम लोग मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको प्रोडक्ट काउंट नहीं करेंगे, उसको इग्नोर करके चलेंगे। ठीक है, यस सर। इसके आगे का सवाल ट्राई करके देखिए, थोड़ा भारी भारी सवाल दे रहे हैं। ऑल्दो ये सब सवाल तुम्हारे नोट्स कॉपी में है, कुछ ऐसा नहीं कि बहुत अजीबोगरीब टाइप का सवाल दे रहे हैं, बट हाँ ये है कि थोड़ा नया सवाल है। सर इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी देखना पड़ेगा। नहीं, वो रिएक्शन दिया तो कभी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं देखना है। सर दोनों साइड एक्स है फिफ्थ में। दोनों साइड एक्स है। अरे वो एक्स नहीं है, स्टार मार्क है, स्टार मार्क, कार्बन 14। जब भी स्टार मार्क किया हुआ है मतलब कार्बन 14। और एक छोटा सा कन्वेंशन ध्यान रखना, ये बाय डिफॉल्ट है, अगर कभी भी हम सवाल में ऑप्शन दे दिए मतलब मोर देन वन करेक्ट है, ये बाय डिफॉल्ट तुमको लेके चलना है। कभी भी सवाल में अगर 4 ऑप्शंस आ गए मतलब मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन समझ के चलना, उसको सिंगल करेक्ट भूल के भी मत समझना, इस चीज का ध्यान रखना। ट्राई करके देखो सवाल, बहुत भारी सवाल नहीं है, ऑलमोस्ट सिंपल सिंपल सवाल है, आसानी से हो जाएंगे। और इसके बाद फिर हम लोग आराम से पिनोकॉल फॉर्मेशन और पिनोकॉल फॉर्मेशन के बाद असाइलिन कंडेंसेशन का डिस्कशन करेंगे। ऑल्दो असाइलिन कंडेंसेशन में अब लोगों का टॉटोमराइजेशन का पार्ट होता है, वो हम बताना भूल गए, टॉटोमराइजेशन ही बताना था हमको, तो चलो ठीक है, हम बता देंगे कि एग्जैक्टली टॉटोमराइजेशन होता क्या है, और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में ये ड्यूटेरियम एक्सचेंज और टॉटोमराइजेशन का डिस्कशन कर लेंगे। दस लोग कहाँ से आ गए? अच्छा, जिज्ञासा आ गई।
2 लोग गायब है अभी भी, अद्वै गायब है और रिताम्बरा गायब है। अद्वै तो शायद कुछ उसके घर में प्रॉब्लम आया तो वहां गया हुआ है। सर हमको तान्या बहुत लेट से बताया। मारो इसको, और क्या, है बहुत ना नालायक सर? इंसान है। दिल्ली में आकर के पार्टी कर रही है, बताई भी नहीं होगी तुमको। सर सब कुछ जा नहीं रही है बताया। दिल्ली। अच्छा, ये भी जा रही है दिल्ली? चल क्या रहा है, सब दिल्ली जाकर के क्यों पार्टी कर रहे हैं? अभी नया अनाउंसमेंट आया है, शायद से प्रिडिक्शन हो रहा है कि अक्टूबर लास्ट वीक तक पीक करना है, मतलब थर्ड वेव का पीक आएगा इंडिया में, जिस तरीके का पैटर्न वर्ल्ड में देखा जा रहा है। तो फिर से प्रिपेयर्ड रहो। अगस्त में तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ, अगस्त में चीजें बहुत स्मूथली निकल गई। 40,000 केसेस आ रहा था, ऐसा नहीं कि कम है 40,000 केस, बट स्टिल शांति से निकल गया। सितंबर तो ठीक रहेगा, सितंबर में लोड नहीं है, बट अक्टूबर में फिर सब कुछ अच्छा होगा। फिर हो सकता है तुम्हारे स्कूल का प्री बोर्ड कैंसिल हो जाए, मजा ही आ जाएगा तुम लोगों को तो जिंदगी में। तुम लोग को ऐसे ही पास मतलब कर दिया जाए। अक्टूबर का बोर्ड भी कैंसिल हो जाएगा? अक्टूबर में बोर्ड कब से हो गया? मतलब दिसंबर में? नवंबर सर वाला? नवंबर नवंबर में नहीं, नवंबर में कैंसिल भी होगा तो मार्च का ऑप्शन है ना सरकार के पास, तो इसीलिए एक बोर्ड तो होगा, आधा बोर्ड कम से कम होगा। तुम लोगों की जिंदगी तो खराब है, फ्री में तो पास नहीं होने वाले, जैसे इस साल वाले लोग पास हो गए मजे से। स्कूल में नंबर अच्छा रखना है, टेनी कॉस्ट स्कूल में नंबर अच्छा रखना है। 11 तो सबका बढ़िया ही गया होगा, ऑब्वियस सी बात है। इतना मजे से व्हाट्सएप में तुम लोगों का सब कुछ चला, डाउटनट है, इंस्टा सॉल्व है, फुल यूटिलाइजेशन हुआ। ट्राई करना कि स्कूल में मार्क्स अच्छा रखना, वरना ना 12th बोर्ड में नंबर खराब अगर होने के चांसेस हो गए तो फालतू में लोड होगा। इसलिए ट्राई करना नंबर अच्छा रखने का, प्री बोर्ड वगैरह में अच्छे से तैयारी करना। इनफैक्ट हम सजेशन दिया भी करते हैं हर साल, प्री बोर्ड का तैयारी हमेशा अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि प्री बोर्ड के मार्क्स का तैयारी जब करेंगे तो एटलीस्ट 12th क्लास का पोर्शन बहुत अच्छा हो जाता है। नीट का, मेंस का तो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाता है। बोर्ड में भी आजकल फिजिक्स में आसान सवाल तो पूछता नहीं है, तो अच्छे से तैयारी कर लो प्री बोर्ड का। ऐसा नहीं कि बस टाइम पास टाइप का कुछ 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 तैयारी कर रहे हैं। जब भी तैयारी करो प्री बोर्ड का अच्छे से कर लो। और अब तो करना मजबूरी भी हो गया है, क्या मालूम बोर्ड कैंसिल हो जाए, फिर जिंदगी में मजा ही आ जाएगा। फिर नंबर लाएंगे नहीं तो फिर वही धरना देते रहेंगे, हम लोग का नंबर काट दिया गया, हम क्या करें। ये सब नहीं करना है। चलो ध्यान दो, सबसे पहले वाले केस में कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोगों के सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करेगा, तो सबसे पहले स्टेप में तो हम लोगों को सिल्वर सॉल्ट मिलेगा। और जब सिल्वर सॉल्ट का रिएक्शन H2 के साथ कराएंगे, ऑल्दो यहाँ पे Cl2 लिख लो तो ज्यादा बेटर है, Cl2 या Br2, तो इस केस में ये Ag हटेगा, वहां Cl आएगा, फिर उसके बाद कुछ 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 होगा, और कुछ कुछ होने के बाद आराम से अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। हम लोग केवल मेन प्रोडक्ट लिख रहे हैं, मतलब कार्बन प्रोडक्ट लिख रहे हैं, RCl अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन आराम से हो जाएगा। ये पहले वाले केस में होती है सिंपलिस्टिक प्रोडक्ट है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस अगर इसमें रहा तो बस यही है कि यहाँ पे हम लोग के Cl2 के जगह पे I2 दे देगा, और अगर I2 दिया तो Ri अपना प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है, ईस्टर विल बी द मेजर प्रोडक्ट। उस पॉइंट को ध्यान रखना पड़ेगा, अगर वो पॉइंट ध्यान नहीं है तो क्वेश्चन में एरर करेंगे। बट टेंशन मत लो, किसी ना किसी एग्जाम में तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन हम पटकेंगे, ताकि तुमको ये चीज याद आ जाए कि हाँ आयोडीन के केस में हम लोग ईस्टर मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं। ये मेरा काम है याद दिलाना, उसके लिए तुम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी पढ़ लिया, भूल भी जाएंगे बहुत आसानी से, फिर जब भूलेंगे तो एक बार -1 मिलेगा तो फिर जिंदगी में मजा आएगा। फिर आगे का प्रोसेस तो मालूम ही है तुमको। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग कार्बोक्सिलिक सॉल्ट का करंट वाले पार्ट में एसोसिएशन मतलब कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस देख चुके थे। सिंपल सा प्रोसेस बताया था मैंने कि जो कार्बोक्सिलिक सॉल्ट का CO2 वाला पार्ट है, बस इसको यहाँ से डिटैच करो, एक रेडिकल बनाओ, और जो कंपाउंड दिख रहा वही कंपाउंड का रिपीटिशन होगा। मतलब यहाँ जो रेडिकल दिख रहा ऐसा ही कंपाउंड रिपीट कर लो, और दोनों कार्बन जिसके ऊपर रेडिकल है उन दोनों को कंबाइन कर लो। मतलब अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में सिंपली हम लोगों को ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। जिस कार्बन पे रेडिकल है सिमिलर टाइप का कार्बन या सिमिलर टाइप का कार्बन चेन बना लो, और उन दोनों कार्बन को आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच कर लो। अगर दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं है तो आराम से हम लोगों को प्रोडक्ट में ये कंपाउंड मिल जाने वाला है। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, तो यहाँ से CO वाला पार्ट हटेगा, रेडिकल बनेगा, दूसरे वाले पार्ट से CO हटेगा, रेडिकल बनेगा। अब एक ही कंपाउंड के अंदर दो बगल वाले कार्बन पे रेडिकल है, तो जहां जहां रेडिकल है बस ये दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। रेडिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होना है,
दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। 10th क्लास में जैसे बॉन्ड बनाते थे वैसे ही बॉन्ड बनाएंगे, सिंपली दोनों एटम्स के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। तो पहले से डबल बॉन्ड है और एक और बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब हम लोग ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ऐसा प्रोडक्ट आराम से बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं। बट अभी मतलब काइंड ऑफ प्रोसेस समझो, तुम लोग प्रोडक्ट बनाते वक्त क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या प्रोडक्ट बन सकता है। अभी शुरू के 5, 6, 7 लेक्चर मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तक ये सब चीजें समझने की कोशिश करो। उसके बाद तुम लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट कैसे बनाते वक्त किन किन चीजों को ध्यान रखते हैं। बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो सारी चीजें। बाद में उन सब फैक्टर्स को हम लोग इटरेट करते रहेंगे, बार बार चीजें रिपीट होंगी, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा, बट चीजें काइंड ऑफ रिपीट होनी शुरू होंगी। SN1 SN2 तक बहुत सारी चीजें हम लोग सीख चुके होंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन, नया मैकेनिज्म, थोड़ा मॉडिफिकेशन, नया मैकेनिज्म। मतलब ऐसा नहीं कि इंटायरली कुछ नया मिलने वाला है। अभी अब हम लोगों को नया मिला, बिल्कुल फ्री रेडिकल एकदम इंटायरली नया कुछ मिला। जब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जाएंगे तो भी वहां पे एकदम नया मिलेगा। जब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो भी थोड़ा सा नया मिलेगा, बट उसके बाद काइंड ऑफ उन तीनों प्रोसेस का ही मोस्टली हम लोग रिपीटिशन करते जाएंगे। बार बार चीजें रिपीट होंगी, बार बार रिपीटिशन से हम लोग कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो अभी बस इन प्रोसेस को एब्जॉर्व करने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली क्या प्रोसेस लिख रहे हैं। अगर इन प्रोडक्ट्स को बनाने में तुम लोग को दिक्कत आएगा कहीं भी किसी भी स्टेप में, अगर इन प्रोडक्ट्स को वापस से बनाने में, जैसे अभी हम बोलेंगे तुम लोगों को कि नोट्स कॉपी में जो क्वेश्चंस है उन सारे के सारे क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करो। सेम मतलब फ्री रेडिकल के सेम क्वेश्चन बस रिपीट करो, थोड़ा उसको जूम कर लेना। उसका प्रोडक्ट नहीं दिखना चाहिए तुमको, रिएक्टेंट दिखना चाहिए। उसका प्रोडक्ट बनाओ और प्रोडक्ट देखो, फिर रिएक्टेंट अगला देखो, प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट देखो। बस ये काम करो। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने में भी तुमको दिक्कत हो रहा है तो डाउट क्लास ले लो, कि सर डाउट क्लास दे दीजिए, या फिर इन लेक्चर्स को फिर से देख लो कि एग्जैक्टली किस तरीके से प्रोडक्ट बना रहे हैं। बट अभी ये चीज सीखने का है, एक बार ये सीख लिया तो फिर आगे का प्रोसेस बहुत आसान है। उसके बाद तुमको दिमाग चलाना पड़ेगा थोड़ा, हाथ चलाने तो तुम लोग को आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ से COONA हटेगा, रेडिकल बनेगा COK। अब Na हो या पोटेशियम हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सोडियम पोटेशियम सब एक जैसा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपने को। तो ऊपर से COOK हटेगा और यहाँ रेडिकल बनेगा। दोनों बगल वाले कार्बन पे रेडिकल्स है, तो दोनों रेडिकल्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके तीसरा बॉन्ड बनाएंगे। मतलब एग्जैक्टली ऊपर वाला ही प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं। मतलब जो प्रोडक्ट ऊपर बना वही प्रोडक्ट हम लोग का नीचे भी कंसिडर किया जा सकता है, ऐसा सोच सकता है। क्वेश्चन तो नंबर 4 तक CS3 में हटा क्यों दे रहे हैं? CS3 नहीं हटा रहे हैं, CS3 कहाँ से हटा दिया? दोनों साइड से। अरे चपंडू का आदमी, ट्रिपल बॉन्ड यहीं तक न है जी। तो एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक यस। कार्बन इधर। ऐसा बहुत पहले बताए थे, जब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करना बताए थे तब बताए थे ये चीज। CS3 हटा क्यों दे रहे हैं सर? हे भगवान, मतलब यही इसीलिए हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बताते हैं। अदरवाइज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ना दुनिया में कोई नहीं बताता है, हम बताते हैं ताकि 12th क्लास में लोगों को दिक्कत ना हो कार्बन चेन के रिप्रेजेंटेशन में। अभी आगे जाके ना 1-2 सवाल में हम फंक्शनल ग्रुप पूछेंगे कि इस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, उसका जवाब नहीं होगा तुम्हारे पास। बस ये पूछेंगे इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सब उसी में कंफ्यूज रह रहेंगे कि सर इसमें शायद ईथर है, सर इसमें शायद ईस्टर है, सर इसमें शायद एनहाइड्राइड है। तुमको समझ नहीं आएगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तब गाली पड़ेगा तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 में कितना आंसर होना चाहिए सोच के बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 में कितने आंसर होने चाहिए? पूछा गया है ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, मतलब कितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं ये सोचना है। किसी का आंसर अगर आया है तो बता सकते हैं, कुछ भी आंसर आया तो बता सकते हैं। सर 2। 2 बस? 2 से कुछ बड़ा बोला यार, 2 तो बहुत छोटा हो जाता है। ये सब फ्री रेडिकल का सबसे भारी सवाल है, सबसे डिफिकल्ट सवाल जो पूछा जा सकता है। इससे भारी सवाल नहीं पूछने वाला है तुम लोगों को। चलो ध्यान दो, जब हम लोग रिएक्शन को देखेंगे तो पहला चीज क्या है, क्या क्या चीजें सोचनी हो सकती है।
बाद में जाके सोच पाएंगे, बट अभी हम एटलीस्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। सबसे पहला चीज ये देखो कि हम लोग का रिएक्टेंट क्या है। तो रिएक्टेंट तो अल्काइल हैलाइड है। अब अल्काइल हैलाइड के अंदर क्या क्या रिएक्शंस हो सकते हैं वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि दूसरा रिएजेंट क्या है। सोडियम के साथ ड्राई ईथर, एक तो वुर्ज रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन है, रटा होना चाहिए। अगर ये याद नहीं होगा तो पाप कर रहे हैं बेसिकली, बट चलो ठीक है, एटलीस्ट अगर इन केस भूल भी गए तो Na और ड्राई ईथर वुर्ज रिएक्शन दे रखा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, भूल गए कि वुर्ज रिएक्शन है, तो भी लास्ट क्लास में उससे पहले क्लास में मैंने बोला था अगर मेटल दिया हो या फिर सनलाइट दिया हो या फिर पेरोक्साइड दिया हो तो इन तीन केसेस में हम लोग रेडिकल के थ्रू काम करते हैं। तो अगर इन केस भूल भी गए तो ये तीन केसेस याद रखने हैं, मेटल, सनलाइट। सनलाइट की जगह अल्ट्रावायलेट लाइट या एच दे रखा हो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कहीं यूवी लिखा हो तो भी सनलाइट, अगर एच लिखा हो तो भी सनलाइट। अगर ये सब केसेस दिए तो फ्री रेडिकल सोच सकते हैं। जब फ्री रेडिकल बनेगा तो हम लोग कार्बन हेलोजन के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, उसके बाद ही आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ऑल्दो इस सिनेरियो में जब वुर्ज रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन है, तो याद होना चाहिए सब कुछ। इनफैक्ट तुम्हारे क्लास 12 में भी पूछने लायक सवाल होता है व्हाट इज वुर्ज रिएक्शन। गिने चुने कुछ कुछ नेम्ड रिएक्शन है, व्हाट इज रोजेनबर्ग रिडक्शन, व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन, व्हाट इज स्टीफेंस रिडक्शन, व्हाट इज स्वार्ज रिएक्शन, व्हाट इज फिंगरस्टाइन रिएक्शन, व्हाट इज वुर्ज रिएक्शन। ये सब सिंगल लाइन सवाल है। सवाल दिया है तो उसका एक लाइन में आंसर मिलेगा, एक नंबर का सवाल होगा, सिंपल एक नंबर का सवाल। व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन, नॉर्मली 3 नंबर का सवाल होगा, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन में रिएक्शन में लिखना होगा, उसका हम लोग को मैकेनिज्म भी लिखना होगा। व्हाट इज रेमर-टिमन रिएक्शन, तो ये सब नेम रिएक्शन में नाम के साथ साथ मैकेनिज्म भी लिखना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में सबके मैकेनिज्म भी दे रखे हैं। बट वुर्ज रिएक्शन सिंगल लाइनर सवाल है, रटा होना चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं अपने पास। खैर हम लोग को उसके मैकेनिज्म से ही मतलब है, हम लोग थोड़ा भारी भारी चीजें पढ़ रहे हैं बेसिकली। तो अगर इस पूरे पार्ट को कंसिडर करें तो सिंपल सा स्टेप मैंने बोला था, हेलोजन कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करो और कार्बन पे रेडिकल बनाओ। तो पहला काम तो हेलोजन को हटाया, कार्बन पे रेडिकल बनाया। तो एक काम करते हैं, जो स्टार है, स्टार का मतलब कार्बन 14, उसको सेपरेट रखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने रेडिकल मार्क कर लिया। अब अगर मेरे पास एक रेडिकल है तो हम लोग यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं, और ये हमेशा चेक करना है कि रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। रेजोनेंस ऐसा चीज है जो पूरी दुनिया में हर जगह एग्जिस्ट कर सकता है, कहीं भी एग्जिस्ट करा सकते हैं। अगर रेजोनेंस है तो तुमको बाय डिफॉल्ट चेक करना ही करना है, मतलब कुछ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स हैं जो चेक करना ही करना है। जैसे जब हम लोग कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे तो उसके बाद तुम लोगों को बाय डिफॉल्ट ये चेक करना है जब भी कार्बोकैटायन बनेगा कि कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं है। ये सब कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो अपने को बाय डिफॉल्ट याद रखना चाहिए। इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर में हमेशा इंट्रामॉलिक्यूलर कराएंगे, ये बाय डिफॉल्ट दिमाग में ध्यान होना चाहिए। मतलब 5-6 बेसिक चीजें हैं जो दिमाग में हमेशा होनी चाहिए, वो सब बेसिक्स को आप नहीं भूल सकते, हमेशा उन 5-6 पॉइंट्स के थ्रू ही जाना होगा, तब जाके क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। ये हम लोग का बेसिक चीज होगा। तो देख के मालूम पड़ रहा है कि यहाँ रेजोनेंस हो सकता है। अगर रेजोनेंस हो सकता है तो करा के देख लेते हैं कि रेजोनेंस होने पे क्या होगा। तो रेजोनेंस होगा तो पाई बॉन्ड वाला पार्ट आगे शिफ्ट होगा। अगर पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा तो रेडिकल वाला पार्ट हम लोगों के दूसरे कार्बन पे जाएगा जिसपे की कार्बन नंबर 14 है। तो अपने पास टोटल 2 पॉसिबिलिटीज आया। एक पॉसिबिलिटी जहां पे हम लोगों के रिएक्शन वाले पार्ट में कार्बन 12 के ऊपर रेडिकल है और दूसरे में कार्बन 14 के ऊपर रेडिकल है। ये टोटल 2 पॉसिबिलिटीज है। अब अगर ये 2 पॉसिबिलिटीज है तो हमें काम करता है अभी के लिए, क्योंकि हमको मालूम है कि 2 रेडिकल्स चाहिए रिएक्शन करने के लिए, कॉम्बिनेशन करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए 2 रेडिकल्स चाहिए। तो अभी के लिए हमें काम करता है, इस पार्ट को रिपीट कर लेते हैं। कार्बन 12 का रेडिकल ऐसा 2 पॉसिबिलिटी ले लिया, कार्बन 14 का रेडिकल ऐसा भी 2 पॉसिबिलिटी ले लिया। अब अगर हम लोग कॉम्बिनेशंस की बात करें तो कॉम्बिनेशंस कैसे कैसे हो सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है 12 वाला पार्ट 12 के साथ कंबाइन कर जाएगा, मतलब ये दोनों पार्ट आपस में कंबाइन करेंगे, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा 14 वाला पार्ट 14 के साथ कंबाइन कर सकता है, मतलब ये लास्ट के दोनों पार्ट आपस में कंबाइन कर गए, मतलब जिन कार्बन 14 पे रेडिकल का केस है वो दोनों आपस में कंबाइन कर गए। या एक और भी सिनेरियो हो सकता है 12 वाला पार्ट 14 के साथ कंबाइन कर जाए। तो इस तीनों केसेस में हम लोगों को अलग अलग प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। जब 12 वाला पार्ट 12 के साथ कंबाइन करेगा तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट निकल के आना चाहिए कि हम लोगों का कार्बन 14 के साथ पाई बॉन्ड होगा, ये हम लोग के पहले वाले केस में प्रोडक्ट आएगा।
जब 14 वाले पार्ट के ऊपर का रेडिकल दूसरे 14 के साथ कंबाइन करेगा तो हम लोगों को कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट मिलना चाहिए जहां पे दोनों 14 वाले पार्ट बीच में हो, पाई बॉन्ड उसमें अटैच ना हो। और तीसरा सिनेरियो हम लोग ये ले सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली का ये होना ही है कि हम लोगों का एक तो 12 वाला पार्ट है और एक 14 वाला पार्ट है। तो जब हम लोग अंदर में 14 लेंगे तो दूसरे वाले के बाहर में हम लोग को 14 दिखना चाहिए। ये 3 पॉसिबिलिटीज आराम से सोचा जा सकता है, क्योंकि रेजोनेंस होने के बाद एक नया रेडिकल बनाया जा सकता है और उस रेडिकल का कॉम्बिनेशन हम लोग आराम से दूसरे जगह पे कैरी आउट कर सकते हैं। तो टोटल मिला के ये 3 पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं। और अगर इन केस रेजोनेंस की वजह से ऐसा कुछ आ रहा है तो एक चीज ध्यान रखना, जैसे कार्बन 12 कार्बन 14 के बॉन्ड स्ट्रेंथ में वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह के सिनेरियो में मतलब हाइड्रोजन को अगर छोड़ दे, केवल हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, क्योंकि मास जस्ट डबल या ट्रिपल हो रहा है, तो मास एकदम डबल हो गया, बहुत बड़ा फैक्टर है। हाइड्रोजन को अगर छोड़ दे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का रहता है। तो अगर इस तरह का सिनेरियो रहा कि कार्बन 12 की जगह कार्बन 14 बॉन्ड बना रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों के तीनों में हम लोग मेजर माइनर डिसाइड नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट प्रोडक्ट रहेगा। ये एक छोटा सा सिनेरियो हम लोग ध्यान रख सकते हैं। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा ये एक सोचना एक स्टेप हो सकता है। रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी ये एक नया टाइप का स्टेप तुम लोगों के सामने आया। सीखना है उस चीज को, आराम से सीखते जाओ, कोई ऐसा हड़बड़ी नहीं है कि ऐसा सवाल मेरे से नहीं बना, गलती हो गया, नहीं बनना है। ये सब सवाल, ये सब सिनेरियो देखने अपने को। तो एक तो कार्बन 14 अगर है तो उसमें किस तरीके से प्रोडक्ट सोचना है, रेजोनेंस है तो रेजोनेंस की वजह से रेजोनेंस होने के बाद भी फर्दर स्टेप्स हो सकते हैं, कुछ नई पॉसिबिलिटी निकल के आ सकती है, वो एक चीज हो सकता है। और अगर कार्बन चेन मतलब बेसिकली हाइड्रोजन के अलावा बाकी कोई भी एलिमेंट्स अगर आइसोटोपिक फॉर्म है तो उस केस में बॉन्ड स्ट्रेंथ पे फर्क नहीं पड़ता है। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ पे फर्क नहीं पड़ना तो हम लोग प्रोडक्ट में मेजर माइनर डिसाइड नहीं कर सकते, सबको हम लोग इक्विवेलेंट बना के चलेंगे। ऐसा हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में सोच सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, और अगर डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करके देखो। तो इसका आंसर कितना होगा? 3। NaH भी तो बनेगा। क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलो। सर NaX को काउंट नहीं करेंगे? अरे नहीं करना है, बोल दिया, बाय डिफॉल्ट कन्वेंशन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड काउंट होगा, बाकी तो है ही नहीं मतलब का। और कोई डाउट? सर किसी मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर का आइसोमर से हम लोग बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, सवाल में तो इंक्लूड इस किया जा केस में सकता क्यों नहीं है। बना सकते? ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर बना लो, तुम्हारा मन कर रहा है बना के बताओ कितना आंसर आएगा, बताओ। स्टीरियो आइसोमर भी तुमको दे दिया फ्रीडम, बताओ स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर बताने बोले, छींक मारने नहीं बोले हैं, छींक मारे जा रहा है। सर मतलब हम मेन प्रोडक्ट मतलब मेन क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, तो आप तो बता, तो इसमें स्टीरियो आइसोमर बनेगा क्या बता? नो सर, नहीं बनेगा तो छोड़, चल मार, जब टाइम आएगा तो सर बताएंगे मतलब स्टीरियो कर आइसोमर कैसे सकते हैं ना? बनेगा। क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बन सकते। क्या है बिना, यही चीज हमको एग्जैक्टली एनसीईआरटी का नहीं समझ में आता है कि एनसीईआरटी में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 12th क्लास में दिया है, जबकि रिएक्शन क्लास 11th में दिया है। जो हम लोग क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं, जैसे हेलोजनेशन हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया, इन दोनों में स्टीरियोकेमिस्ट्री का बहुत ड्रास्टिक यूज है। स्टीरियोकेमिस्ट्री के बिना मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री के बिना आप टॉपिक कंप्लीट ही नहीं कर सकते। ये लॉजिक हमको नहीं समझ में आता एनसीईआरटी का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि आपने ऐसी चीजें 11th में डाल दी जो बिना स्टीरियो आइसोमेरिज्म को इंक्लूड किए हुए आप नहीं पढ़ा सकते। पता नहीं कैसे डाल रखा है। स्टीरियो आइसोमर बहुत इनहेरेंट पार्ट है। हर एक रिएक्शन के लास्ट में एक सवाल होगा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ब्रैकेट में लिखा रहेगा स्टीरियो आइसोमर, या फिर ऐसा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इन द मेजर प्रोडक्ट। इस तरह का सवाल बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये बाय डिफॉल्ट रहने वाला है, इसके बिना तो सवाल ही नहीं बनता। मेरे हिसाब से तो सवाल नहीं बनना चाहिए, फिर मजा ही नहीं आता है। सर हाँ बोलो। सर हम लोग जब टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स हमेशा ऑप्टिकल आइसोमर्स के मतलब ऑलमोस्ट ऑल केसेस में कैसे बराबर आता? नहीं, उसमें मतलब कहाँ ऐसा लिखा है कि हमेशा ऑप्टिकल आइसोमर के बराबर आता है? ज्योमेट्रिकल नो आइसोमर सर, भी स्टीरियो ऑलमोस्ट आइसोमर है। केसेस में नहीं, ऑलमोस्ट केसेस में गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं होता है कि स्टीरियो आइसोमर्स के बराबर आता है, ज्योमेट्रिकल के ही बराबर आ सकता है। अब डिपेंड करता है कि सिचुएशन मेरे सामने क्या है।
अगर सिचुएशन में केवल स्टीरियो आइसोमर में ऑप्टिकल जनरेट हो रहा है तो ऑप्टिकल आइसोमर काउंट होगा, अगर ज्योमेट्रिकल भी जनरेट हो रहा है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर केवल काउंट होगा, अगर दोनों जनरेट हो रहा है तो दोनों काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि केवल ऑप्टिकल आइसोमर काउंट होता है, गलत स्टेटमेंट है, दोनों काउंट होता है। डिपेंड करता है कि सिचुएशन या कंपाउंड क्या है। तो कंपाउंड में नॉर्मली अल्कीन का फॉर्मेशन बहुत रेयर केसेस में होता है, अल्कीन का फॉर्मेशन गिन चुन के 1-2 केसेस में होता है। उसके अलावा हर जगह अल्कीन हटता है या एक कंपाउंड दूसरे में सब्स्टिट्यूट होता है, तो हमेशा ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे डबल बॉन्ड जैसा कोई चीज नहीं होता। तो अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का पॉसिबिलिटी वैसे ही 50% खत्म हो गया। फिर रिंग के केस में आएंगे, रिंग के केस में हम लोगों का हो सकता है सिचुएशन ऐसा हो जहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर आता हो, बट एक प्रॉब्लम है कि रिंग के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर सारा का सारा स्टीरियो में काउंट हो जाता है, मतलब ऑप्टिकल में काउंट हो जाता है। तो जब जैसे ही हम लोग ऑप्टिकल काउंट करते हैं ज्योमेट्रिकल वैसे ही खत्म हो जाता है, तो इसीलिए फिर बचता नहीं है वो सिनेरियो। बट ऐसा कोई रूल नहीं है। सर हाँ सर वो मतलब मैं उसको गलत तरह से पूछा, आप जो बोले ना, मतलब मेरा क्वेश्चन वही है कि जब हम लोग ऑप्टिकल काउंट करते हैं तो उसमें सारा ज्योमेट्रिकल कैसे काउंट हो जाता है? नहीं, ऑप्टिकल काउंट करते हैं तो ज्योमेट्रिकल काउंट नहीं होता है, हम लोग स्टीरियो काउंट करते हैं तब उसमें ज्योमेट्रिकल काउंट होता है। स्टीरियो के अंदर 2 पार्ट है, स्टीरियो आइसोमर अलग चीज है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर थोड़ा अलग चीज है। ऑप्टिकल काउंट करते वक्त ऐसा नहीं होता है कि उसमें सारा ज्योमेट्रिकल काउंट हो जाता है, ऑप्टिकल 0 होता है डबल बॉन्ड में। मान लो ये सिनेरियो है, अगर ऐसा दे रखा तो इसमें स्टीरियो आइसोमर में ऑप्टिकल 0 आएगा बट ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 आएगा, तो ऑप्टिकल तो काउंट भी नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, बट ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ रहा है। ऐसा केवल रिंग के केस में हो रहा है। रिंग के केस में एक्चुअल में जैसे पॉसिबिलिटी क्या है, रिंग के केस में कंपाउंड एक साइड रहेगा या अपोजिट साइड रहेगा। अब एक साइड रहा तो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, तो इसका मिरर इमेज एग्जिस्ट कर रहा। फिर दूसरे साइड रहा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसका मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगा। तो जो पॉसिबल 4 पॉसिबिलिटीज हैं उन 4 में या 4 ओरिएंटेशन जो पॉसिबल उन 4 में वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का पार्ट काउंटिंग में आ जाता है। वो उस पार्टिकुलर रिंग के स्ट्रक्चर का लिमिटेशन है, बट ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। और अगर मान लो हम लोग ओपन चेन स्ट्रक्चर लें तो ओपन चेन में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही नहीं होता, तो ऑप्टिकल में केवल ऑप्टिकल काउंट होता है। तो रिंग के केस में केवल कॉमन क्वेश्चन है, रिंग के अलावा बाकी जगह पे कोई कॉमन क्वेश्चन है नहीं। तो अगर रिंग नहीं लेंगे तो ज्योमेट्रिकल खत्म हो गया, और अगर केवल ज्योमेट्रिकल का सीन है तो ऑप्टिकल खत्म हो गया, तो फिर तो पॉइंट ही नहीं है इस चीज का। क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में क्या क्या आंसर होगा? सी और डी। सी और डी। डी, अच्छा। और कुछ? बताओ भाई, और कोई आंसर इन दोनों के अलावा? हो सकता है, नहीं हो सकता। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपके पास ऑप्शन ओपन है। अगर सारे पॉसिबल प्रोडक्ट पूछा है तो इस केस में लास्ट क्लास में ये चीज हम लोग डिस्कस किए थे, कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस है। इलेक्ट्रोलिसिस का एक ही केस ही है पूरे अपने इंटायर सिलेबस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब भी कभी करंट दिया या इलेक्ट्रोलिसिस दिया तो कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस कब होगा? जब कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होगा। तो यहाँ दिख रहा है एसिड और बेस, बचपन से सुनते आ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है और KOH है मतलब बेस है। तो आराम से हम लोग को प्रोडक्ट वाले पार्ट में CH3 COO और Na तो नहीं है यहाँ पे, पोटेशियम है तो OK ले लेंगे। और जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, सॉरी CH3 भी नहीं है यहाँ पे, C2H5 है बेसिकली। जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस कराते वक्त सिंपली मैंने ऐसा बोला था कि जो आज भी रिएक्शन में कुछ था, इसको ब्रेक करो, R पे रेडिकल बनाओ, और ये R रेडिकल वाला पार्ट किसी दूसरे R रेडिकल के साथ कंबाइन करके डाइमर बना के ऐसा प्रोडक्ट बना सकता है। मतलब डाइमर का फॉर्मेशन, 2 यूनिट आपस में कंबाइन होकर डाइमर का फॉर्मेशन होगा। ये तो हो ही सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने लास्ट क्लास में ये पॉइंट मेंशन कर दिया था कि डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट भी बनेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट, सॉरी एज अ माइनर प्रोडक्ट या एज अ बाई प्रोडक्ट, अगर हम लोग के पास अल्फा हाइड्रोजन रहा तो। ये चीज चेक करना मस्ट है। अगर इस कंडीशन को याद नहीं रखेंगे तो सवाल गलती करेंगे ही करेंगे। और वुर्ज रिएक्शन में डिस्प्रोपोर्शनेशन बाई प्रोडक्ट था, कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस में डिस्प्रोपोर्शनेशन के साथ साथ ईथर वाला, सॉरी ईस्टर वाला पार्ट भी बाई प्रोडक्ट था। तो सबसे पहले स्टेप में जब रिएक्शन हुआ, C2H5 वाला पार्ट मतलब CH3 के साथ CH2 और इसके साथ COO OK का फॉर्मेशन हुआ। फिर जब इलेक्ट्रोलिसिस कराया हम लोगों ने तो करंट के फ्लो के बाद यहाँ का बॉन्ड ब्रेक किया
और एक रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, CH3 के साथ CH2 रेडिकल का फॉर्मेशन। और जब ये रेडिकल बना तो इस कार्बन रेडिकल के ऊपर हम लोग के पास अल्फा हाइड्रोजन है। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो ऑब्वियस सी बात है डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग डाइमर फॉर्मेशन करा देते हैं, CH2 के साथ CH3, ये दोनों पार्ट आपस में कंबाइन किया तो बेसिकली एक बॉन्ड बना, तो C4 एक्सटेंड बन गया। ये सबसे पहला प्रोडक्ट बन गया जो बन सकता है। लास्ट क्लास में एक और चीज मैंने बोला था कि हम लोगों का जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन में ऑक्सीजन रेडिकल बनता है इनिशियल स्टेप में। वो जो ऑक्सीजन रेडिकल बनता है वही ऑक्सीजन रेडिकल अपने कार्बन रेडिकल के साथ भी कंबाइन कर सकता है। तो यहाँ पे कार्बन रेडिकल में CH2 के साथ CH3 दे रखा। अगर ये दोनों कंबाइन करेंगे मतलब बेसिकली ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच में बॉन्ड बनने वाला है। जो लोग आज पहला क्लास कर रहे हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा क्या बोल रहे हैं, बट ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, बस सुन लो। तो ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा होगा बेसिकली। तो हम लोगों का 2 कार्बन, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन के बाद वापस से 2 कार्बन, ये डी ऑप्शन। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन, फिर उसके बाद 2 कार्बन। इसका मतलब हम लोगों का डी ऑप्शन बन सकता है। जब डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट बनाएंगे तो लास्ट क्लास में बहुत सिंपलिस्टिक मैंने तुम लोगों को पिक्चर दिया था कि अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट बनाना है तो एक तो जो रेडिकल दिख रहा उससे सीधा अल्केन बना दो। जब CH3 के साथ अगर CH2 रेडिकल दिख रहा तो सीधा इससे अल्केन बना दो। अल्केन कैसे बना सकते हैं? तो CH3 के साथ CH3, एक ही अल्केन बन गया। तो CH3 के साथ CH3 मतलब C2H6 का फॉर्मेशन हो गया। और दूसरा, इसी कंपाउंड में अल्कीन का फॉर्मेशन करना है तो बेसिकली एक जगह से H हटा दो और वो H दूसरे पे ऐड कर दिया था हम लोगों ने, ऐसा सोचते हुए काम करना है। तो यहाँ पे एक जगह से H हटाएंगे, यहाँ रेडिकल बनेगा, रेडिकल को आपस में कंबाइन करेंगे, प्रोडक्ट वाले पार्ट में CH2 डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन मतलब C2H4 का भी फॉर्मेशन हो सकता है। एक अल्कीन बनेगा और एक अल्केन बनेगा जब भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा तब। ये मैंने सैटरडे वाले लेक्चर में बताया था। वो लेक्चर एक्चुअल में गायब हो चुका है तो उसको कुछ नहीं कर सकते। वो लेक्चर अब तुम लोगों को ढूंढ के दे देंगे लास्ट ईयर के लेक्चर से, सेम टाइप का ही लेक्चर कहीं ना कहीं डेफिनेटली लिया होगा मैंने, क्योंकि वो डिस्प्रोपोर्शनेशन एक्सप्लेन करना होता है। तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट कैसे बन सकता है, यहाँ के बाद आगे कहीं नहीं बनने वाला डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन केवल यही 2 केसेस में बनेगा। अगर थोड़ा डिफिकल्ट लग भी रहा होगा, बोलो सर। लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिए थे तो वहां पे आपने बोला था कि CH3 से रेडिकल बनाना थोड़ा टफ है। इससे रेडिकल बनाना टफ है CH3 सर। अरे तो हम तो यहाँ बोल रहे हैं ना कि बाई प्रोडक्ट बन रहा है। बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? छोटा अमाउंट में प्रोडक्ट बन रहा है। कुछ कुछ कर रहे थे, कुछ और बन गया। ऐसा होता है कभी जिंदगी में कि आंसर लिख रहे थे कुछ और, उसमें आंसर कहीं से कुछ और निकल के आ गया, यस सर। नंबर मिल गया। तो वैसा ही टाइप का चीज है, ठीक है। ये बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। मुश्किल होता है बट हाइपर कंजुगेशन, ये शायद हम लॉजिक एक्सप्लेन भी किए थे जहां तक हमको ध्यान है। कल एक्सप्लेन किए थे या फिर पहले ही एक्सप्लेन किए थे? रवि शायद डाउट पूछा था ना ये चीज। यस सर। मतलब जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें हाइपर कंजुगेशन जब हो रहा होता है तो उस हाइपर कंजुगेशन के टाइम पे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड वैसे भी ब्रेक हो रहा होता है, बस उस हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन के लिए कार्बन रेडिकल एग्जिस्ट कर रहा है। बॉन्ड ब्रेक होना पॉसिबल नहीं है इतने आसानी से, बट एक एक्सटर्नल फैक्टर है यहाँ पे जिस वजह से चीजें थोड़ी बहुत एस्केलेट कर जाती है। तो एज अ बाई प्रोडक्ट केवल ये चीज एग्जिस्ट करता है, मेन प्रोडक्ट के जैसा नहीं आ रहा। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखने का है, ठीक है। यस सर। इसके बाद फिर हम लोग आराम से अपने नए रिएक्शन पे जा सकते हैं। रिएक्शन वाले पार्ट में एक तो पिनेकॉल फॉर्मेशन है और दूसरा हम लोग असाइलिन कंडेंसेशन। मेरे हिसाब से बहुत सिंपल रिएक्शन है, बहुत इजी रिएक्शन है, आसानी से समझ में आएगा तुम लोगों को। और एक्चुअल में पिनेकॉल फॉर्मेशन जो है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पिनेकोलिन रीअरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है। तो जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में तो मेरे हिसाब से अभी हेलोजनेशन चलेगा, बट उसके नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट का डिस्कशन करेंगे तो फिर से पिनेकॉल वाला पार्ट आएगा वहां पे, और पिनेकोलिन रीअरेंजमेंट का डिस्कशन करेंगे हम लोग वहां पे। सबसे पहला चीज तो इसमें ये कि अगर हम लोग एक कीटोन को या एल्डिहाइड या कीटोन से फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन अगर हम लोग मैग्नीशियम के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर नॉर्मली ले लिया जाता है क्योंकि इनर्ट मीडियम चाहिए। एक रिएक्टिव मेटल है तो इनर्ट मीडियम चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने ड्राई ईथर ले लिया। और इस पूरे रिएक्शन को पहले स्टेप में मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा है। फिर उसके बाद जो बनेगा, ये लिखने का तरीका है कि फर्स्ट स्टेप में जो चीजें हो गई उसका जो प्रोडक्ट आएगा
उसका रिएक्शन हम लोग अगले स्टेप में कराएंगे। मतलब जब तक फर्स्ट स्टेप कंप्लीट नहीं होता तब तक सेकंड स्टेप शुरू नहीं हो रहा। और उसमें भी एक चीज ध्यान रखना है, अगर यहाँ हीटिंग दे रखा हो फिर सेकंड स्टेप दे रखा, इसका मतलब ये पूरा पार्ट फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में वो सारी चीजें एक साथ हो रही है, तब जाके हम लोग सेकंड स्टेप में जाएंगे। उसके लिए 2 लिखा होना मस्ट है। अगर 2 नहीं लिखा मतलब सारी चीजें एक ही बार में हम लोग वहां पे इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये मत सोच लेना कि एरो के ऊपर वाला फर्स्ट स्टेप है, एरो के नीचे वाला सेकंड स्टेप है, ऐसा कुछ नहीं है। और नेक्स्ट स्टेप में इसमें हम लोग वाटर का एडिशन कराते हैं। तो इस पूरे स्टेप में हम लोगों को प्रोडक्ट वाले पार्ट में ये कंपाउंड मिलेगा। इस चीज को हम लोग विसनल डायोल भी बोल सकते हैं। बगल वाले कार्बन के ऊपर अगर सेम टाइप के ग्रुप है तो विसनल वर्ड यूज करते हैं। विसनल के साथ साथ लास्ट क्लास में मैंने बोला भी था विक वर्ड भी यूज कर सकते हैं। विसनल डायोल का फॉर्मेशन हो सकता है। इसी चीज को हम लोग पिनेकॉल भी बोलते हैं। एक कॉमन नेम चलता है पिनेकॉल, मोस्टली इसको विसनल डायोल बोलते हैं, बट पिनेकॉल एक रिएक्शन का नाम दे रखा है तो इसको पिनेकॉल भी बोला जाता है। तो बेसिकली जब हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन किसी भी कंपाउंड का रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को पिनेकॉल मिलेगा। स्टेप जब हम लिखेंगे तो काइंड ऑफ तुमको चीजें समझ में आएंगी। जिन लोगों ने वुर्ज रिएक्शन देखा है उनको सारे स्टेप्स अपने आप समझ में आएंगे, क्या क्या हो सकता है बस हम एक एक करके लिखते जा रहा है मैकेनिज्म में। सबसे पहला स्टेप मेटल दे रखा, तो क्या करेंगे, तो मेटल से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हटाएंगे। मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन। Mg2+ बना, साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन। पहला स्टेप हो गया। इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि जो हम लोग का कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इसको वैसा लिख देते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। जो हम लोग का 1 इलेक्ट्रॉन है उस 1 इलेक्ट्रॉन को अब इस ऑक्सीजन को दे सकते हैं, क्योंकि हम एक नॉर्मल सा कन्वेंशन बना के चलते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्यों बनाया कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी। बट अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको बाहर से मिल गया तो ये एक बॉन्ड ब्रेक करना चाहेगा। पाई बॉन्ड है वैसे भी ब्रेक हो सकता है आसानी से, बट 1 इलेक्ट्रॉन मिला मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट खत्म हो गया, एक ही इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। तो जैसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिया, ये हम लोग को रिएक्शन में भी हुआ था, तो इस केस में ऑक्सीजन अपना बॉन्ड ब्रेक करके हटना चाहेगा, क्योंकि उसको लगा कि हाँ ठीक है मेरा तो इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, कार्बन अपना देख लो। तो अगर ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके हटा तो कार्बन को भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके फिर हटना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इस प्रोसेस को 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कराए तो ऐसा लिख सकते हैं कि 2 एल्डिहाइड या कीटोन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन किया, तो इस केस में कार्बन से जो हम लोग का ऑक्सीजन वाला पार्ट है उसका बॉन्ड ब्रेक करेगा। ऑक्सीजन के ऊपर बाहर से इलेक्ट्रॉन आया तो एक माइनस चार्ज बनेगा, पहला चीज। और दूसरा, कार्बन के ऊपर 2 बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा था, उसको वैसे ही के वैसे ही छोड़ दिया, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ था, वो दोनों के दोनों बॉन्ड जैसे हैं यहाँ पे एग्जैक्टली वैसे ही है। बट क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है और कार्बन का इलेक्ट्रॉन वापस आया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन पे वापस आ गया, ऐसा लिख सकते हैं। तो जब हम लोग इस तरह का 2 यूनिट लेके चलेंगे तो दूसरे यूनिट में भी ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, इसके ऊपर 2 सिंगल बॉन्ड है और कार्बन के ऊपर रेडिकल। और एक छोटा सा चीज हम लोग बेटरमेंट के लिए लिख सकते हैं बेसिकली, कि जो मैग्नीशियम वाला पार्ट है, क्योंकि उसके ऊपर 2+ चार्ज है, तो ये मैग्नीशियम वाला पार्ट इसके साथ आयनिक फॉर्म में कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, वो दोनों कंपाउंड को थोड़ा होल्ड करके भी रखा हुआ है। बाकी देख के मालूम पड़ रहा होगा कि दोनों कार्बन के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों को बॉन्ड बनाना ही बनाना है, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करना है, तो बॉन्ड अटैच कर दो। जैसे ही बॉन्ड को अटैच करेंगे तो अपने स्ट्रक्चर में कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड कार्बन, बाकी जो इस पे ग्रुप्स थे जैसे थे, वो कार्बन है कि हाइड्रोजन है कि क्या है, जो है उधर डाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मान लो यहाँ से लिख देते हैं आर ग्रुप है, आर डैश ग्रुप है, तो यहाँ पे भी आर ग्रुप होगा, आर डैश ग्रुप होगा, आर ग्रुप और आर डैश ग्रुप डाल देते हैं, तो प्रोडक्ट में भी आर ग्रुप, आर डैश ग्रुप, आर एंड आर डैश का फॉर्मेशन कंसिडर किया जा सकता है। और इन सब के बाद बचेगा अपने पास ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, और उसके अलावा एक मैग्नीशियम 2+। ये तो हम लोग को लिखना है। अब इसके बाद जो हम स्टेटमेंट यूज करेंगे उसको रट लेना, ये बहुत जरूरी होगा। सेकेंड स्टेप में, ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया अपना, मैग्नीशियम तक के साथ का रिएक्शन हो गया। फिर सेकेंड स्टेप में हम लोग पानी डाल रहे हैं। जब भी कभी हम लोग किसी कंपाउंड में वाटर को इंट्रोड्यूस करेंगे तो जितने कार्बन मेटल बॉन्ड है या जितने नॉन मेटल और मेटल बॉन्ड है सब ब्रेक होगा और नॉन मेटल पे H ऐड होगा। जब भी कभी किसी कंपाउंड में हम लोग वाटर को ऐड करेंगे तो जितने नॉन मेटल एंड मेटल बॉन्ड्स है सब ब्रेक होगा और उस नॉन मेटल पे H का एडिशन होगा। तो अगर हम लोग वाटर का एडिशन कर रहे हैं
तो ऑक्सीजन मेटल का बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन मैग्नीशियम का बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन ऐड होगा, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन ऐड होगा। ये एक जनरल सा स्टेटमेंट है, इसको याद रखना। ये स्टेटमेंट कम से कम 5-6 बार यूज करेंगे हम लोग, कि जब भी कभी पानी डाल दिए हम लोग किसी भी कंपाउंड में, तो जितने भी मेटल नॉन मेटल बॉन्ड से सब ब्रेक होगा, एंड जहां जहां नॉन मेटल है सब पे H का एडिशन होगा। तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में R के साथ कार्बन R डैश, कार्बन के साथ फिर से R डैश, और उसके अलावा ऑक्सीजन वाले पार्ट का मैग्नीशियम से बॉन्ड ब्रेक हुआ, H ऐड होगा, दूसरे वाले पे भी ऑक्सीजन से बॉन्ड ब्रेक हुआ, H का एडिशन होगा। विस्नर डायल का फॉर्मेशन मतलब पिनेकॉल का फॉर्मेशन आसानी से हो सकता है। बहुत ही बेसिक तरीका है, इसमें ऐसा कुछ पॉइंट भी नहीं है कि जो हम लोग डिस्कशन में यूज कर पाए। बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीका है। मैकेनिज्म पे सवाल नहीं पूछेगा, सवाल पिनेकॉल रिएक्शन में यहाँ से पूछ सकता है, केवल ये पार्ट। एक सीक्वेंशियल रिएक्शन में ये पार्ट दे देगा। अब तुमको याद रखना मस्ट है कि मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होने पे एग्जैक्टली क्या बनने वाला है। अगर ये याद नहीं होगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ये इस सवाल या इस पार्टिकुलर रिएक्शन का बेसिकली खासियत है जो अपने को ध्यान रखना होगा। अदरवाइज मैकेनिज्म इजी है। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज किया, मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन लूज करना। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे गया, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाला पार्ट अपना एक बॉन्ड ब्रेक करके हटाया अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और उसके बाद जो रेडिकल बना वो रेडिकल आपस में कंबाइन किए। तो जब दो अलग अलग कंपाउंड कंबाइन कर रहे थे तो सिंगल बॉन्ड बन रहा था, वो रिएक्शन हो रहा था। यहाँ पे मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देके 2 कंपाउंड का काम कर रहा है या 2 कंपाउंड को हेल्प कर रहा है, तो वहां से हम लोग का प्रोसेस आराम से आगे एस्केलेट कर सकता है। मैकेनिज्म इतना सिंपल है कि मेरे हिसाब से इसमें सवाल पूछने को कुछ बचता भी नहीं है। तो सवाल एकदम बिल्कुल सिंपल चीजें से रिलेटेड पूछा जा सकता है, उसको सीक्वेंशियल रिएक्शन का पार्ट बनाया जा सकता है। अदर मतलब होता है ना कि अलग से कुछ सवाल देखा हो मैंने, अलग से मैंने कोई सवाल नहीं देखा इस पे। असाइलिन कंडेंसेशन पे देखा भी है, वो भी इसलिए क्योंकि उसमें हम लोग टॉटोमराइजेशन को इंक्लूड करते हैं, मतलब कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन का इंक्लूजन करते हैं, तो इस वजह से वहां एक अलग से सवाल आता है। अदरवाइज यहाँ पे हम लोग के पास कुछ एक्स्ट्रा सवाल करने को नहीं रहता। सवाल को हम लोग अलग अलग फॉर्मेट में रख सकते हैं, बट प्रोडक्ट बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल हम लिख रहे हैं, हम लोग का बाई प्रोडक्ट में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बनेगा। हम लोग के बाई प्रोडक्ट का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बनेगा, क्योंकि Mg2+ तो फिर हो रहा है। Mg2+ क्या करेगा सर? Mg2+ फिर इसके बाद क्या हो रहा है, मतलब पूरा फॉर्म होने के बाद Mg2+ वाला पार्ट जब बॉन्ड ब्रेक हो गया ऑब्वियस सी तो बात है उसके बाद फिर क्या होगा? जैसे ठीक है, मान लो ऐसा सोच सकते हैं काइंड ऑफ, या हम अभी क्या बोले कि ऑक्सीजन माइनस वाले पार्ट पे H ऐड होगा, तो H कहाँ से ऐड हुआ? तो इस H2O से ही ऐड हुआ। अगर H हटा तो बचेगा क्या? OH। तो Mg2+ के पास जाने के लिए बचा गया OH वाला पार्ट, और तो कुछ नहीं बचेगा। यस सर। चलो ध्यान दो, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल वाले सर पार्ट यहाँ में पे वो सर बोलो। वो वाटर के एडिशन के बाद बॉन्ड टूटने का रीजन हाइड्रेशन एनर्जी है। नहीं, हाइड्रोजन नहीं है, मेटल वाले पार्ट का सॉल्वोलिसिस हो रहा है, तो मेटल वैसे ही साइड हट जाएगा। और जब मेटल का सॉल्वोलिसिस हो रहा है और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज बहुत स्टेबल तो नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा बेस है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहीं रेजोनेंस में नहीं जा रहा। तो वो चाहेगा कि मीडियम से H+ लेकर के अपने पास रखे रहे, ताकि हम अपने आप को न्यूट्रलाइज करके रखें। तो इस वजह से H2O का वाटर या H2O का H आराम से रिमूव हो सकता है। मेटल का बॉन्ड तो ब्रेक होना इसलिए मस्ट है क्योंकि हाइड्रोलिसिस होगा। सिंपल सी बात है, हाइड्रोलिसिस जो हम लोग हाइड्रेशन इफेक्ट की बात करते हैं वो तो होना ही होना है, तो उसको हाइड्रोलिसिस बोल रहे हैं क्योंकि वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है। अदरवाइज शुरुआत में तो हाइड्रेशन होगा, तो हाइड्रेशन होना ही है, बॉन्ड ब्रेक करना ही है। एक तरीके से समझ लो कि कंपाउंड सॉल्युबल हो रहा है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता उसमें। यस सर। सवाल में हम लोग इस तरह का सवाल कंसिडर कर सकते हैं। बेसिकली सबसे भारी सवाल अब तुम लोगों को करके देख रहे हैं। जैसे मान लो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का रिएक्शन कराया मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, पहला स्टेप, और दूसरे स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन क्या बनेगा? तो सिंपली ये सोचना कि जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, एक तो कंपाउंड को रिपीट करना है अपने को, रिएक्शन तो याद रखना पड़ेगा कि रिएक्शन वाले पार्ट में क्या हो रहा है। अब जैसे मान लो ये कंपाउंड है, इसके सामने यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो दूसरा एक और ऐसा ही कंपाउंड लेना है अपने को जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट बनाते वक्त कुछ नहीं करना है। जिस कार्बन पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है सीधा उन दोनों को आपस में अटैच करो, और जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसको OH में कन्वर्ट कर दो, प्रोडक्ट बन जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, जो कंपाउंड दिया उस कंपाउंड को रिपीट करो,
जो कार्बोनिल कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला कार्बन, उस कार्बोनिल कार्बन को आपस में अटैच कर दो दोनों कंपाउंड्स में, और जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन उसको सीधा OH में कन्वर्ट कर दो, आराम से प्रोडक्ट बन जाएगा। इससे सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता मेरे हिसाब से बनाने के लिए जिंदगी में। जैसे मान लो ये कंपाउंड दे रखा कि हम लोगों ने CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ले रखा है, और CH3 भी नहीं ले रखा, चलो मान लो यहाँ पे H ले रखा है, एसिटल्डिहाइड। इसका रिएक्शन हम लोगों ने कराया, क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो कुछ नहीं करना है, एक तो जो हम लोगों का रिएक्टेंट दे रखा CH3 C डबल बॉन्ड O H, इस कंपाउंड को रिपीट करना है कार्बोनिल कार्बन को आपस में अटैच करके। तो कार्बोनिल कार्बन को आपस में अटैच कर दो, कंपाउंड को रिपीट कर दो, इस पे H दिख रहा था उसको बना दो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को OH में कन्वर्ट कर दो, ये अपना प्रोडक्ट आसानी से बन सकता है। इससे ज्यादा सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसका प्रोडक्ट बहुत ही सॉर्टेड है, मेरे हिसाब से बहुत ही इजी प्रोडक्ट होगा, इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं सोच सकते हम लोग। इससे ज्यादा भारी सवाल तो हम लोगों ने बुर्ज रिएक्शन और बोल्स इलेक्ट्रोलिसिस वाले पार्ट में कर रखा है, तो वो सब सवाल ज्यादा बेटर होंगे। इस रिएक्शन को हम लोग मोस्टली सपोर्टिंग रिएक्शन के फॉर्म में यूज करते हैं, कि ये कंपाउंड दिया है एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन में, ये कंपाउंड दिया है, इसका रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराया, ये बना, फिर इसका फर्दर रिएक्शन कराया तो उसमें प्रोडक्ट बनाओ, क्या बन सकता है। तो इस रिएक्शन को एज अ मेन प्रोडक्ट यूज नहीं किया जाता है, मोस्टली इसको सिक्वेंशियल रिएक्शन के पार्ट के जैसा यूज किया जाता है। सवाल सिंपल सा है, मेरे हिसाब से इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक असाइलिन कंडेंसेशन का पार्ट है, वो हम नेक्स्ट क्लास में प्रिपेयर करेंगे बताना, क्योंकि ऑलमोस्ट 10:15 हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में आराम से 9 बजे से क्लास शुरू करते हैं, कल ही क्लास होगा, कल भी क्लास आराम से 9 बजे से लेंगे। एंड थोड़ा टाइम पे आओ, टाइम वेस्ट मत करो कि 9:05 पे आराम से फुर्सत में आ रहे हैं खा पी के। थोड़ा कुछ लोगों का कुछ कुछ चलता होगा टीवी सीरियल, अनुपमा कृष्णा पता नहीं क्या क्या चलता होगा, वो सब चीज नहीं देखना है। 9 बजे टाइम पे आ जाओ क्लास करने, ताकि हम लोग आराम से 1 घंटे 1.5 घंटे का क्लास रख पाए। ऑल्दो मेरे पास अगर 20-25 मिनट का टाइम होता तो मसाइलिन कंडेंसेशन डिस्कस करते, बट टाइम नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आराम से डिस्कशन करेंगे। एक छोटा सा होमवर्क है तुम लोगों के लिए, नोट्स कॉपी में जो वुर्ज रिएक्शन में टिल पिनेकॉल फॉर्मेशन जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी कराए हुए, बट जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको थोड़ा जूम करना, केवल क्वेश्चन दिखना चाहिए, उन क्वेश्चन को देखो, उसका आंसर क्या होगा ये खुद से सोच के देखो, और आंसर से मैच करा के देखो कि आंसर सही हो रहा है कि नहीं। बस एक सिंपल सा प्रैक्टिस करना है तुम लोगों को, ताकि प्रोडक्ट खुद से बनाना आ जाए। जब भी एक रिएक्टेंट दिया हो तो प्रोडक्ट एग्जैक्टली कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते, दिमाग में मत सोच लेना कि अच्छा ये रिएक्टेंट दिया तो ये प्रोडक्ट बनेगा। एग्जैक्टली प्रोडक्ट ड्रॉ करना सीखो, पेन चलाना सीखो। एक बार जब शुरुआत में पेन चलाएंगे तब उसके बाद ही ये प्रोसेस समझ में आएगा। दिमाग में मत चलाना सब कुछ कि दिमाग में ऐसा हो गया, ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, अच्छा हाँ ये तो बन गया, हाथ चला लो। भले ही वो तुम्हारा इथेन क्यों ना बन रहा हो, बट हाथ चला करके वो प्रोडक्ट बनाओ। शुरू में ये चीज बहुत जरूरी होगा, तभी जा करके थोड़े बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाना आसान काम लगेगा तुम लोगों को। तो ये छोटा सा होमवर्क है तुम लोगों का, जो तुम लोगों को कंप्लीट करना है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आराम से असाइलिन कंडेंसेशन और हेलोजिनेशन का पार्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है। सर कुछ भी डाउट है ऑर्गेनिक तो में भी एनसीईआरटी प्रेफर करना है? अभी नहीं प्रेफर करना। ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी का सीक्वेंस बहुत ही बेतरतीब दे रखा है मेरे हिसाब से। एनसीईआरटी ऑर्गेनिक में हमको पसंद नहीं आता। कुछ कुछ चैप्टर में एनसीईआरटी बहुत अच्छे हैं, बट ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी है अच्छा बुक, बट बहुत अच्छे सीक्वेंस में नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप रटने वाला बना रखे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब बहुत याद करना है, ऐसा मत सीखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक जनरल सेंस में सीखो, एनसीईआरटी उसके बाद पढ़ो, तब ज्यादा मजा आएगा। तो तुमको समझ में आएगा अच्छा ये तो एनसीईआरटी में जैसे एक चैप्टर में होता क्या बता रहे हैं, एक कंपाउंड अल्काइल हैलाइड, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका प्रिपरेशन, उसका केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी तो चलो ठीक है, अलग चीज है, बट केमिकल प्रॉपर्टी हम लोगों को जानना होता है। प्रिपरेशन किसी काम का नहीं है, क्योंकि एक रिएक्शन का जैसे मान लो हम लोगों ने बोला यहाँ पे कि विस्नल डायोल बन रहा है, पिनेकॉल बन रहा है, तो हम लोग इसको कीटोन का रिएक्शन भी तो बोल ही सकते हैं। एक कीटोन का रिएक्शन या कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टी इज द प्रिपरेशन मेथड फॉर विस्नल डायोल। तो जितने भी चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर के जो शुरुआत में प्रिपरेशन है वो किसी दूसरे चैप्टर का रिएक्शन है। 50% काम तो वैसे ही खत्म हो गया। तो एनसीईआरटी जबरदस्ती कम होता है कि अल्काइल हैलाइड में इतना सारा रिएक्शन है। अरे अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन नहीं है, वो किसी दूसरे चैप्टर का रिएक्शन है वो। अब मान लो अल्कीन बनाना है अपने को, वो रिएक्शन मालूम है, तो अल्केन के प्रिपरेशन में भी बुर्ज रिएक्शन है क्लास 11th में, अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन में भी बुर्ज रिएक्शन है। तो उसको 2 बार क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? एक बार पढ़ेंगे आराम से कि हाँ भाई ये अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है, प्रिपरेशन किसका हमको नहीं मालूम, बन ही जाएगा, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन ही जाएगा। तो बुर्ज रिएक्शन याद रखेंगे तो देखिएगा कि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है, प्रोडक्ट क्या बनता है, तो अच्छा अल्कीन बन रहा है क्या, चलो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन का सवाल हो गया।
तो एनसीईआरटी बहुत अच्छा नहीं है इस मामले में। मेरे हिसाब से पर्सनली एनसीईआरटी इस मामले में पहली बार तो नहीं बोलेंगे प्रेफर करने, डिपेंड करता है वो थोड़ा मतलब बैच टू बैच डिपेंड करता है। जैसे अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाना है तो एक जनरल साइंस से पढ़ाओ, अगर बोर्ड लेवल के हिसाब से पढ़ाना है तो स्कूल के सिलेबस के हिसाब से एनसीईआरटी आराम से पढ़ाओ। एनसीईआरटी में रिएक्शन है रट लो, ये रिएक्शन है याद रखना पड़ेगा, तो थोड़ा पर्सपेक्टिव अलग होगा। अभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है तुम लोग को, जब टाइम आएगा तो हम बोल देंगे एनसीईआरटी पढ़ने का। टाइम क्या ही आएगा, ऑर्गेनिक जिस दिन खत्म होगा उसके बाद तुम लोग को एनसीईआरटी बाय डिफॉल्ट पढ़ना शुरू कर लेना है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सर लेक्चर भेज दीजिएगा, कौन सा लेक्चर भेज दें? अच्छा गुर्ज सर रिएक्शन वो वाला, वाला। गुर्ज हाँ रिएक्शन वाला, चलो ठीक है अभी हम नोट करके भेज दें। सर कल वाला भी कल वाला लेक्चर भेज दें? अच्छा मतलब ठीक है, लोडेड नहीं है। ठीक है, ओके ओके ठीक है। एक्चुअली विशाल सर जो है ना वो रक्षाबंधन मनाने घर चले गए, तो इसीलिए वही शायद ये सब चीज मैनेज करते हैं, तो इसलिए शायद अपलोड नहीं हुआ वीडियो। हो जाएगा, टेंशन मत लो। और कुछ पूछना है किसी को और कुछ जानना है तो बताइए। सर नेक्स्ट क्लास से ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा दीजिएगा ना। हमको कोई दिक्कत नहीं, हम तो रात को 12 बजे तक पढ़ा देंगे, तुम लोग झेल पाएगा तुम लोग देख लो, हम तो चिल इंसान है। नेक्स्ट क्लास से ड्यूरेशन थोड़ा क्या, हम तो पूरा बढ़ा देंगे, हमको क्या ही जाता है। अभी हम शुरुआत में ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए इतने ज्यादा वो नहीं रहेंगे, क्योंकि शुरू में तुम लोगों को सीखना है, बहुत सारे बेसिक सीखना है, शुरू में कोई हड़बड़ी नहीं है, एक बार सीखो। अभी बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं आराम से। ये मेरा फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस है, सेकंड ईयर का सॉरी, मतलब फर्स्ट ईयर का जो जब 12th का बैच शुरू हुआ था, मतलब 11th में पढ़ाने का जब वो 12th में गए थे ऑलमोस्ट 1 साल बाद, तो उस साल हम जिस बैच में पढ़ा रहे थे थर्ड बैच था वो। थर्ड बैच में जो स्टूडेंट लोग था उनके कुछ दोस्त लोग फर्स्ट और सेकंड बैच में थे, तो हम बहुत आराम से पढ़ा रहे थे शुरू में, मतलब जिस स्पीड से तुम लोग को पढ़ा रहे हैं। तो वो लोग कंपेयर कर रहा था कि अबे तुम लोग के बैच में यही चल रहा है, अभी हम लोग तो यहाँ तक चले गए। वो स्टूडेंट का डायलॉग हमको अभी तक याद है, बोला कि सर हम ना ये बोले अरे तुम देखो तो अभी कुछ दिन रुक जाओ, तुम लोग कहाँ होगा पता भी नहीं चलेगा। तो जब उसके बाद 1 महीना रिशफलिंग का टाइम आया, 1 महीने में हम लोग का सिलेबस पता नहीं कहाँ चल गया और बाकी लोग बहुत पीछे रह गए। तो वो शुरू का स्टेज है जब हम इतने आराम से पढ़ाना चाह रहे हैं। अभी बस ये है कि यूज टू हो जाओ कि रिएक्शन है क्या, किस तरीके से चीजें चल रही हैं। उसके बाद एक बार इस चीज के बेसिक्स अगर यूज टू हो गए, उसके बाद फिर बुलेट ट्रेन चलेगा। बुलेट ट्रेन क्या, हाइपर लूप चला देंगे, तो हाइपर लूप का भी ऑप्शन अवेलेबल है अपने पास। तो उसके बाद तुम लोग बोलेगा सर थोड़ा धीरे धीरे धीरे, बट हम धीरे नहीं होने वाले। तो अभी सीख लो बेसिक्स, जितना प्रैक्टिस करने बोल रहे हो उस चीज को यूज टू हो जाओ। अभी कोई हड़बड़ी नहीं है अपने को, एक बार हड़बड़ी तो कभी भी नहीं है, बट ये है कि अपने आप धीरे धीरे जब प्रोसेस रिपीट होना शुरू होगा तो हमको इतना आसानी से थोड़ा ना बताना होगा सब कुछ कि देखो यहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट बनता है। फिर तो उसके बाद आधा स्टेप तुमको पहले से मालूम होगा, हम कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं खराब होगा। तब अपने आप 1.5 घंटा 2 घंटा का क्लास हो जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो तुम लोग का सर दर्द करेगा बेसिकली। हम ऐसा क्लास ले चुके हैं होली वाले दिन, जब आर बैच वालों का ऐसे सर पर वो क्या नाम है अंशिका, वो सर पे हाथ रख करके बैठी हुई थी कि सर अब नहीं हो पा रहा। तो टाइम आएगा तुम लोग का, मतलब आराम से क्लासेस चलेगा, बट अभी सीखो, अभी सारे स्टेप्स को आराम से धीरे धीरे सीखो, कोई अभी हड़बड़ी नहीं है। ये चीज अगर अच्छे से क्लियर कर लिया ये स्टेज, तो उसके बाद फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजा ही आएगा तुम लोग को। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंजॉय करेंगे बेसिकली, बहुत सारी चीजें तुमको रिलेटेबल लगेगी। अच्छा ऐसा होता है क्या, अच्छा हाँ वो तो यहाँ पे देखा था। तो अभी कोई हड़बड़ी नहीं है, अभी आराम से 1 घंटा 1.25 घंटा, किसी दिन अगर मान लो कोई अच्छा टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो 1.5 घंटा चला जाएगा टॉपिक, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल कोई अपने को हड़बड़ी नहीं है अभी। और कुछ पूछना है किसी को तो बताओ, कुछ जानना है किसी को तो पूछ सकते हैं। सर आप बोकारो कब आ रहे हैं? मन नहीं कर रहा है यार बोकारो आने का। यहाँ पे ना अभी हम मछली मछली मंगवा कर खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, थाई फूड खा रहे हैं। ये सब ऑप्शन नहीं मिल पाता है बोकारो में, क्या करें बताओ। ये सब ऑप्शन बोकारो में ये तो अवेलेबल है। कराओ, ये सब ऑप्शन बोकारो में अवेलेबल कराओ, तो फिर हम आ जाएंगे उधर। बताओ, करवा सकता है अवेलेबल? नो सर, इसलिए तो मेरा भी मन नहीं करता यहाँ पे रहने तुम लोग का खुद का मन नहीं करता बोकारो में रहने का, और तुम चाहता है कि हम रहे वहां साल भर, सड़ते रहे। 8 साल से हम बोकारो में पढ़े हुए हैं, खुद का तो मन नहीं करता। तुमसे सवाल पूछे कि बोकारो में रहेगा क्या, नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, बोकारो में कौन रहने वाला है। लेकिन हाँ हम रहे सर अभी। सबका ऐसा जवाब है सर एक काम कीजिए सर, हम लोग के बैच तक रह जाइए उसके बाद चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है, हर साल आदमी यही हर साल आदमी यही बोलेगा सर हम लोग के बैच तक रह जाइए उसके बाद चले जाइएगा। ऐसा नहीं होता है। और अब तो ठीक है, मतलब ऑनलाइन क्लासेस में मेरे पास भी फ्रीडम है कि हम आराम से कहीं भी रह सकते हैं।
हमको ये फ्रीडम चाहिए था, हम बहुत दिन से ढूंढ रहे थे। इनफैक्ट हम जनवरी में 2020 के जनवरी में, यानी कि लॉकडाउन के बाद, हम डिस्कशन कर रहे थे एक सर के साथ कि ऑनलाइन क्लासेस में ये सब वीडियो वगैरह कैसे बना सकते हैं। ये जो स्क्रीन शेयरिंग है, ये आइडिया पहले ही हम लोग डिस्कस किए थे, उसके बाद लॉकडाउन हुआ था, तो इसलिए फटाफट हम लोग स्क्रीन शेयरिंग में मूव कर गए थे कि बोर्ड पे पढ़ाएंगे, वो मेरे से नहीं होने वाला। तो इसीलिए ये सब आइडियाज का डिस्कशन हुआ था पहले, क्योंकि हम मेरा टाइम आ गया था, मतलब ऑलरेडी हम 8 साल बोकारो में दे चुके हैं, 5 साल अपने स्टार्टअप में दे चुके हैं। मेरा टाइम आ चुका है कि हम थोड़ा मूव करें, कुछ और भी चीजें करनी है। मतलब अपना पूरा टाइम उसमें नहीं दे सकते, एक ऑफलाइन कोचिंग में हम अपना पूरा लाइफ नहीं दे सकते। सिंपल सी बात है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है दुनिया में, तो उसको भी एक्सप्लोर करना जरूरी है। तो इसीलिए मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। तुम लोगों को बोलते हुए दिन लास्ट ईयर कि लॉकडाउन बाकी लोगों को लगता है कि अच्छा नहीं है, मेरे लिए पर्सनली अच्छा है। ठीक है, फाइनेंशियली चीजें अलग, मतलब अलग स्टेज पे है, बट फाइनेंस को अगर साइड कर दे तो हम बहुत चीज सीखे हैं। तो पूरे लॉकडाउन में हमको बहुत फायदा मिला। घर बैठे बैठे काम करो, लैपटॉप पे बैठे रहो, क्लास लो, फिर काम करो, तो मेरे लिए बहुत अच्छा था। अब आराम से बताओ, मजे से खा पी रहे हैं, तुम लोग को मजा भी। मान लो कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम बर्गर वर्गर कुछ खा रहे हो बढ़िया, KFC भी कुछ खा रहे हो, तुम लोग को वीडियो में भी दिखाए, आराम से खा रहे होंगे, क्लास ले रहे होंगे, तुम लोग बेचारा कुछ नहीं कर सकता। घर का खाना कितना ही दिखाएगा हमको, हम खा लिया, 28-29 साल खा लिए। तो तुम लोग को मतलब क्या बोलते हैं, अंदर से गुस्सा आएगा, क्या सर, ये तो गुस्सा तो नहीं आएगा ऐसे, क्या सर ऐसे थोड़े ना होता है सर, आप पार्टी कर रहे हैं, बताइए KFC खा रहे हैं और हम लोग यहाँ सड़ रहे हैं यहाँ पे, ऐसे थोड़ी होता है। चलो ठीक है, आज के लिए क्लास यहीं पे एंड सर करते हैं। आप नेक्स्ट ऐसा क्लास में बात बोलिए कि आपको अब हम लोग इमोशनल भी नहीं कर सकते हैं अब कोई बुलाने बात के नहीं, अब लिए। इमोशनल तो होने वाली भी नहीं है। उन सब इमोशनल ब्लैकमेल से हम ऊपर उठ चुके हैं, वो तो बहुत पहले से ऊपर उठ चुके हैं। हर साल देखो होता क्या है ना, पहली बार कोई अगर बोलेगा तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो सकता है, दूसरी बार बोलेगा तो भी हो सकता है, साल दर साल अगर वही इमोशनल ब्लैकमेल रिपीट होता तो लग जाता है कि हाँ ये सब बेकार है, ये सब मोहमाया से ऊपर उठो। तो अब इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगा। और कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते हैं आराम से। चलो ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कल रात में वापस से 9 बजे मिलते हैं हम लोग, 9 बजे क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू ओके। सर।